क्वेश्चन और मार्क्स 50 के होंगे। 3 कंपोनेंट्स होंगे, वोकैबुलरी है, ग्रामर है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। अब बातें जो समझने वाली है ना, अपने पास पेन पेपर रखें, जो इंपॉर्टेंट चीज आए प्लीज पेन डाउन। जी मैं लाउड बोल रहा हूँ अक्सर, जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लगे यू कैन पेन डाउन ऑन टू द पेपर, ठीक है कि नहीं। बहुत सी चीजें मैंने जैसे कहा क्लियर होंगी, आपको कुछ पता होंगी, कुछ जगहों पे मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तो आपने जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो नोट कर लेनी है। पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझनी है मुझे कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। अभी मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, काइंडली डू नॉट टेक्स्ट मी, प्लीज डू नॉट टेक्स्ट मी, मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, मैं मैसेज चैट को फिर ऑफ कर दूंगा। मेरी वॉइस क्लियर है जी, आप लोग अपनी साइड से देखें, ठीक है। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन द सेंस कि ये मुझे भी पता है, मैंने इतने बैचेस पढ़ाए हैं, अब तो पढ़ाए, इस साल ही पढ़ाए, ऑब्वियसली फॉर लॉन्ग टाइम पढ़ा रहे हैं, तो मुझे स्टूडेंट की एक अप्रोच का पता है, ठीक है जी। स्टूडेंट्स की अप्रोच क्या है कि अनफॉर्चुनेटली वो 1 और 2 क्वेश्चन इनके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं, और वो है प्रेसी का क्वेश्चन, या ज्यादा से ज्यादा कोई कॉम्प्रिहेंशन के पीछे जाता है, और प्रेसी के पीछे स्टूडेंट्स अपना बहुत सा वक्त जो है, मेरी नजर में अकॉर्डिंग टू माय ओन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन अ डेकेड, वो वेस्ट कर देते हैं रादर देन सेंसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स व्हिच आर रियली इनएविटेबली इंपॉर्टेंट, जो उनको आगे बाकी कामयाब करवा सकती हैं। मेरी क्लासेस में मैं पूरे सेशन के अंदर मेरे जो लेक्चर्स होते हैं मैं यही बात पे जोर देता रहता हूँ, इसी पे खपता रहता हूँ कि आपको अपनी अप्रोच ठीक करनी है, डायरेक्शन ठीक करनी है। CSS मुश्किल नहीं है, इंग्लिश का पेपर मुश्किल नहीं है, जितना मुश्किल आप लोग बना देते हैं, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली बाय द एंड ऑफ द सेशन, जब सेशन एंड हो रहा होता है, हर बैच को उस वक्त रियलाइज हो रहा होता है कि दिस इज व्हाट वी डिड, और दिस वाज द मिस्टेक दे डिड, दे कमिटेड, और उनको नहीं करनी चाहिए थी। और हर नई क्लास में मैं ये कह रहा होता हूँ कि मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ मैंने पिछली क्लास को बताई थी, आप भी एंड पे ये कर रहे होंगे ना कीजिएगा, लेकिन इवन देन द स्टूडेंट्स कीप डूइंग दैट, ठीक है कि नहीं। तो इस वक्त भी कोशिश करें कि आपने ये चीजें समझनी है, आपने वो मिस्टेक्स नहीं करनी है। स्टूडेंट्स उस पर तवज्जो नहीं देते, उसे प्रेसिव लगाते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी सेंस में है कि स्टूडेंट्स ग्रामर के ऊपर पूरी तवज्जो नहीं देते, बाकी जो कंपोनेंट्स हैं उनको वो मार्क्स के हिसाब से डील करते हैं, ये 5 मार्क्स का, ये 10 मार्क्स का, ये 5 मार्क्स का। तो और अप्रोच वो जो माइंडसेट बन जाता है इंटरमीडिएट लेवल से लेके आगे तक कि जी यहाँ से 5 ले लूँ, तो यहाँ से 3 मार्क्स ले लूँ, यहाँ से 2 ले लूँ, तो मेरे इतने पास हो जाएंगे। इतनी मतलब छोटी सी सोच अनफॉर्चुनेटली अपने अंदर वो पैदा कर लेते हैं, अपने अंदर के पोटेंशियल को डिस्कवर नहीं करते, छोटी सोच के अंदर ही वो वक्त ज़ाया कर देते हैं। मैं इसको क्यों अपॉर्चुनिटी कह रहा हूँ कि मुझे पता है कि जिन एरियाज पे तवज्जो देनी है उनको मार्क्स के चुके लिहाज से डील कर रहे होते हैं, और उन एरियाज के ऊपर ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड वे में फोकस नहीं करते जी। तो ये मौका इसलिए है कि एफपीएससी ने आपको मजबूर कर दिया है ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड तरीके से इन एरियाज को करो, इसमें अपनी कैपेबिलिटी को प्रूव करो, तो फिर हम तुम्हें आगे इजाजत देंगे कि आके प्रेसिडेंट कंपोजिशन का पेपर दे दो, ठीक है कि नहीं। डिस्पाइट द फैक्ट कि इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि जी ये पास हुआ तो इसे कुछ चांस मिस हो जाएगा, बट इसमें बहुत कुछ फिल्टर होगा और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जो वाकई CSS करना चाहते हैं और पर्टिकुलर इंग्लिश की बात करो उसमें पास होना चाहते हैं, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कि ये इसकी ऑर्गेनाइज कि आपको सारे चुके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की फॉर्म में आएंगे। अब सोचिए एक टॉपिक के ऊपर आपको 40, 50, 60 या 100 क्वेश्चंस के ऊपर आपने प्रैक्टिस की हो, तो आप कितने माइन्यूटेस्ट वे में मैं कहूँगा तैयार हो जाएंगे कि आपको बिल्कुल बारीक बीनी से पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पर ये आर्टिकल लगे तो ये ठीक होता है, या ना लगे तो ये गलती होती है, ये फ्रेज लगे तो फ्रेज ऐसे होता है, ये नाउन फ्रेज कहलाता है, ये डिटरमिनर कहलाता है। अच्छा इसकी गलती हो जाए तो ये सेंटेंस जो है वो कैसे पूरे का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। जो आगे बातें क्लासेस में नहीं समझ जाती वो आप समझने का एक मौका मिलेगा। अच्छा अगर फॉर एग्जांपल ग्रामर उस तरीके से नहीं भी आती तो कम से कम वो माइंड कंडीशनिंग हो जाएगी, पता होगा ऑटोमेटिकली कि ये आर्टिकल यहाँ लगना चाहिए, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यहाँ लगना चाहिए,
یہ چیزیں یہاں پر لگنی چاہیے، یہ چیز یہاں پر لگنی چاہیے، وہ ہر چیز کا ایک آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں. دوسری بات جو سمجھنی ہے یہ یہاں پر سمجھیں. دیکھیں آپ کی جو پریسی کا پیپر ہے کمپوزیشن کا، وہ 50% سبجیکٹو ہے اور 50% آبجیکٹو ہے، ٹھیک ہے. 50% آلریڈی آبجیکٹو ہے. مثال کے طور پر اس میں پریپوزیشن کا کوشچن ہے، اس میں سینٹینس کریکشن ہے، اس میں نریشن آ جاتی ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے ووکیبلری آلریڈی 20 مارکس کی ہوتی ہے شروع میں، اینٹونیمز سینونیمز، اور بیچ میں ایڈیمز اور انالوجیز کی فارم میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نہیں. یہ آلریڈی 50% ہے. کیا انہوں نے کیا ہے اسکریننگ کے اندر کہ وہ جو سبجیکٹو تھا جس میں پریسی، کمپریہنشن اور ٹرانسلیشن تھا، اس میں سے کمپریہنشن کا کوشچن بھی اٹھا کے اس میں ڈالا. یعنی سمجھ لیں 20% مارکس کا جو کوشچن میں کیوں دیا جائے. نمبر 1 ٹو ہیلپ یو امپروو یور کریٹیکل تھنکنگ. پہلی بات آپ کی کریٹیکل تھنکنگ کو امپروو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے کہ نہیں، آپ واقعی فوکس کر کے اینالائز کر کے اپنا جواب جو ہے وہ سلیکٹ کر سکیں آپ. اور فوکس اور الرٹنس آف مائنڈ از ویری امپورٹنٹ. یہ میں اپنی کلاسز میں اکثر ڈسکس کرتا ہوں. دو آپشنز جو کہ انتہائی سملر لگ رہے ہوتے ہیں. لگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دے آر سملر، دے اپیئر ٹو بی سملر بٹ دے مے ناٹ بی سملر. اور وہ جب اپیئر ٹو بی کا مطلب یہ ہے کہ کہیں الوژن ہے، کہیں الوژن ہے. الوژن کا مطلب یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کلاس میں کہ جب آپ 100% فوکس سے نہیں آپ پڑھتے تو آپ کا مائنڈ آپ کو دکھاتا ہے جو وہ دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے، جبکہ ریئلٹی میں کوشچن کچھ اور ہوتا ہے. اور اس کی ایگزامپل میں یہ دیتا ہوتا ہوں کہ ایگزامینیشن ہالس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کوشچن پڑھتے ہیں، ہمیں جب کچھ سوال کچھ اور آتا ہے، ایگزامینیشن ہال سے باہر آتے ہیں تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ یہ تو سوال میں کچھ اور تھا، میں تو کچھ اور سمجھ آیا. وہ اس لیے تھا کہ مائنڈ نے آپ کو دکھایا تھا. دس از کالڈ illusion. دس از کالڈ illusion. یہ جو ملٹیپل چوائس کوشچنس ہیں، اس سے بڑا ہی آپ کو ایک ایڈوانٹیج ملتا ہے، ایک بڑی یونیک طریقے سے تیاری ہوتی ہے کہ آپ اس illusion میں نہ جائیں. آپ الرٹنس آف مائنڈ کے ساتھ فوکس کر کے پورے سوال کے ایک ایک کمپوننٹ کا، ایک ایک الفابیٹ کا جائزہ لیتے ہوئے سلیکشن کریں، بجائے اس کے کہ آپ اندھا دھند جواب کو سلیکٹ کر لیں. blindly just pick up an answer because two answers seems to be similar and you just pick up one of them. No, never do this thing. تو آپ سوچیں کہ جب یہ اس طریقے سے آپ بار بار پریکٹس کریں گے تو آٹومیٹکلی مائنڈ کنڈیشننگ ہو جائے گی کہ آپ کو پتا ہوگا کہ کسی بھی سوال کا جواب کیسے پک کیا جاتا ہے اور یا اس کوشچن کا انداز کیا ہوتا ہے. نارملی جیسے سگنیفیکینس کے اوپر اگر ریڈنگ کمپریہنشن میں کوشچن ہے تو سگنیفیکینس کا کوشچن اسٹریٹ نہیں آ گیا واٹ از دی امپورٹنس آف دس لائن اور واٹ از دی امپورٹنس آف دس پرٹیکولر پارٹ اور واٹ از دا سگنیفیکینس آف دس پارٹ اور واٹ از دا مین آئیڈیا ان دس. ایسے نہیں آئے گا. ڈیفینیٹلی وہ کوشچن کسی انداز میں بھی ہو سکتا ہے، ڈائریکٹ ورڈ یوز نہیں بھی ہو سکتے، مگر جب ریپیٹیٹولی آپ پریکٹس کرتے ہیں اور اس طرح کے کوشچن آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزرتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے، along with mind conditioning ہو جاتی ہے. اچھا سگنیفیکینس کے اوپر کوشچن اس انداز سے دیا جاتا ہے، آپ کو پھر وہ نہیں غلطی ہوگی کہ جیسے کہ اچھا یہ تو سگنیفیکینس پہ کوشچن تھا، میں تو کچھ اور سمجھ رہا تھا. وہ آپ کی ٹیوننگ ہو جائے گی مائنڈ کی اس کوشچن کو مختلف انداز میں پڑھ پڑھ کے، اور یہ بھی پتا چلے گا کہ ایسے کوشچن جب آتے ہیں تو ان کا جواب کیسے سلیکٹ کیا جاتا ہے. تو یہ میں نے جو اسٹارٹ میں بات کی تھی کہ یہ اسکریننگ ٹیسٹ ان دیٹ وے از این اپرچونٹی ٹو prepare yourself for the rest part which is 70% in a structured and organized manner. یہاں تک ہوگی بات آواز کرتے ہیں جی. تو گرامر کی یہ چیزیں جو ہوگی جی جنرلی آپ کو پتہ ہے پارٹس آف اسپیچ ہوگا، ٹینسز، وائسز، مارننگ وربس، نریشن، پنکچویشن، یہ ساری باتیں آپ کو آلریڈی پتہ ہے. اس میں لوگ ویک ہوتے ہیں، اس میں ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے تو اس کو دیکھتے رہتے گرامر کے پورشن کو ہم دیکھ رہے ہیں. میں چونکہ گرامر کو لے کے چل رہا ہوں ابھی، یہ 3 حصے ہیں نا آپ کو میں نے بتایا تھے، یہ گرامر، ووکیبلری اور ریڈنگ کمپریہنشن. تو میں گرامر کے پورشن کو پہلے جنرلی ٹچ کر لیتا ہوں. یہ دیکھنا بیٹے، یہ ساری چیزیں ایسے ہیں نا، آپ ابھی میں نے یہ جو بتایا نا یہ والی چیز کے 3 پارٹس ہیں. تو میں پہلے گرامر، پھر اس کے بعد یہ تینوں کمپوننٹس کو تھوڑا تھوڑا ایڈریس کروں گا
विद एग्जांपल्स, तीनों कंपोनेंट्स को विद एग्जांपल्स एड्रेस करूंगा ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। और फिर एक हल्का सा प्रैक्टिस टेस्ट आज के लिए देंगे आपको अंदाजा हो जाए। और मे भी आज का पहला टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर भी मैं बता दूं आपको, ठीक है। जरा सुनाए, ये चीजें देख लें कि आपकी ग्रामर के अंदर ये चेक होंगे अब, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में इसमें से एरिया, पार्ट ऑफ स्पीच का प्रॉपर, टेंसेस का प्रॉपर, वॉइसेस का प्रॉपर, यानी ये चेक होगा। आपको पता है कि मेरे जो सेंटेंस करेक्शन का क्वेश्चन कंपोजिशन के पेपर में है, उसमें आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और वो 5 क्वेश्चन एनकम्पास करते हैं तमाम एरियाज को। जी एमसीक्यूज फॉर्म में होगा, सारा कोई एमसीक्यूज फॉर्म में, मैंने ऑलरेडी बता दिया। मैंने इसकी कुछ बातें रिपीट नहीं की। मैंने ईमान बेटे आपका मैसेज आ रहा है सामने कि मैंने आपको बताया कि मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि चूंकि कुछ बैचेस मेरे और कुछ लोग बेशक दूसरे बैचेस के, लेकिन कॉम्पोजिशन का पेपर पढ़ गए हैं, स्क्रीनिंग के बारे में बहुत कुछ सुन के आए होंगे, इसलिए मैं कुछ चीजें स्किप कर रहा हूँ इंटेंशनली। बट इवन देन अगर किसी को बाद में प्रॉब्लम होगा तो मैं एड्रेस कर दूंगा। यस, आपका ये सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में होगा, ठीक है। इसलिए मैंने बता दी कि ये अपॉर्चुनिटी क्यों है। जी बेटा दे देंगे, सब कुछ मिल जाएगा, आप लोग वेट किया करें। क्लास में भी सब कुछ मांगते हैं, जब मैं कहता हूँ कुछ करें तो करते कुछ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं अभी ट्यूटोरियल कंडक्ट कर रहा हूँ आजकल, तो 4 बैचेस को भी मैंने इनवाइट किया है, राइट। और क्लास में हर स्टूडेंट कहता है मेरी मैसेज चेक करें, मेरी असाइनमेंट चेक करें, मेरा ये कर दें, मुझे टाइम दे दें। और जब भी क्या कहते हैं ट्यूटोरियल चेक होता है तो एक क्लास में से कोई 2 आ रहे हैं, कोई 4 आ रहे हैं, कोई 3 आ रहे हैं और कोई आते नहीं है। एनीवेज, तो ग्रामर के अंदर अब आपके ये जो वो 5 क्वेश्चंस के अंदर पूरा जो पोर्शन अटेम्प्ट होता था आपका, उसमें इन्हीं एरियाज की गलतियां वहां पर डाली जाती हैं जिनको आपने करेक्ट करना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी वही गलतियां होंगी, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा सा स्कोप इसका एक्सपैंड कर जाएगा। वो आगे चल के आपको बताता हूँ कैसे एक्सपैंड करेगा। आप चुप करके देखते जाओ, सुनते जाओ, समझते जाओ। पहली कोशिश होती है सुनने समझने की, बाद में फिर आप बोलिएगा और करिएगा। ग्रामर के अंदर आपकी सेंटेंस एरर, यानी सेंटेंस के अंदर एरर और सेंटेंस उसकी करेक्शन करनी होती है। सेंटेंस एरर से मुराद ये है, इट्स ऑल अबाउट स्पॉटिंग दैट रिलेटेड टू द ग्रामर। ग्रामर से रिलेटेड जो भी एरर होगा उसको स्पॉट करना, इसको सेंटेंस एरर कहते हैं। और करेक्शन क्या है? इट्स ऑल अबाउट इंप्रूविंग द सेंटेंस बाय फिक्सिंग दैट ग्रामेटिकल एरर और मिस्टेक, ठीक है जी। और वो जो ग्रामर से एरिया कौन से हैं? वो ये सारे एरियाज हैं, तमाम के तमाम एरियाज, ठीक है जी। तमाम के तमाम एरियाज होते हैं। दे आर नॉट ऑब्वियसली सिंपल, नो, दे आर कॉम्प्लिकेटेड। दे आर कॉम्प्लिकेटेड फॉर 2 reasons. Pehli reason is obvious to every student I've told, not having the reading skills. Reading skills ना होने की वजह से, I mean grammatical knowledge बेशुमार बच्चों को रटा हुआ है, but because of lack of reading skills, they are unable to deal with these kind of complexities, ठीक है जी। और दूसरी reason, not knowing the grammar in a functional way. In a functional meaning कि एज ए लैंग्वेज उस ग्रामर को नहीं पढ़ना, ग्रामर को फॉर द सेक ऑफ ग्रामर पढ़ना, डेफिनेशन वाइज पढ़ के रखना। तो ये 2 बड़े इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से ग्रामेटिकल जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उसको स्टूडेंट डील नहीं कर पाता, ठीक है। अब ये जो जितने भी आपकी ग्रामेटिकल इश्यूज होंगे, वो आपके जो चेक होंगे, यानी टेंसेस से रिलेटेड हैं, वॉइसेस से रिलेटेड हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड हैं, मॉडल वर्ब से रिलेटेड है, वो सब किस वक्त सब इस तरह से स्पेसिफिकली चेक होंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सब बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, कैसे होता है, इसके क्वेश्चन कैसे होता है, यानी वो जो भी गलतियां हैं, जो भी एरर्स हैं, जो मिस्टेक्स हैं, दे ऑल वुड बी असेस्ड अंडर दीज कैटेगरीज ऑफ द बैनर्स, राइट। वो सारी की सारी जो है उनको हमने जो नाम दिया वो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और this is very vast. Subject verb agreement is very vast because it includes all tenses, all voices, all modal verbs. बड़े तो उन्होंने किसी से नहीं पढ़ा, सबको पता है ये modifiers क्या होते हैं, parallel construction, pronoun reference, redundancies and non-essentials and sentence infragments हैं। इस कैटेगरी के अंदर सारी चीजें पढ़ी होती हैं, यहीं से वो चेक होगी आपकी। अब ये जरा आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख लें, मैं आपको ये दिखाता जाता हूँ।
یہ جو میں کر رہا ساتھ ساتھ سب لوگوں نے ایک ہی دفعہ جوائن کر لیا مجھے, سب لوگوں نے مجھے ایک دفعہ جوائن کیا ہوا. I again want to tell you all that please do not text me. Right? آپ کے سوالوں کے جواب آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ملتے رہیں گے. ہر چیز کو ہم آنے والے وقت میں لیکچر اسپیسیفک لیکچرز ہیں جس میں سب کلیئر ہوں گے. ابھی یہ پہلا لیکچر ہے. آپ لوگ جہاں پہ ہیں میرے ساتھ چلیں, بس آگے بھاگنا نہیں ہے, پیچھے رہنا نہیں ہے, صرف ساتھ ساتھ چلتے رہیں, صرف چیزوں کو سمجھے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کس طریقے سے لیکچرز ہوں گے یا اس طرح سے آپ کا ٹیسٹ ہوگا. میں ابھی آپ کو صرف اس ٹیسٹ کی ایک فارمیٹ اور اس کی چیزیں ڈیٹیل سمجھا رہا ہوں. مثال کے طور پر یہ کوشچن ہے جی, موسٹ experimental results do not produce large changes in human understanding. ٹھیک ہے, سبھی کون لگا کے لکھا ہوا ہے, improvements in theoretical scientific understanding is typically the result of, یہ ہے بیسیکلی غلطی, ٹھیک ہے نا, یہ غلطی ہے, of a gradual process of development over time, sometimes across different domains of science. نوید آپ موجود ہیں, مجھے سن رہے ہیں؟ جی سر, آئی ایم ہیئر ود یو. جی سر, یہ مجھے لگتا ہے چیٹ باکس بند کر دیں. مجھے نا سارے اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ یہ وہی ہو رہا ہے جو اسٹوڈنٹ ہمیں بتاتے ہیں, ہمیں پتہ ہے بھائی. میں نے جس سے پوچھا میں ان سے کہہ رہا ہوں مجھے ٹیکسٹ نہیں کریں, میرے آگے نا ڈسٹریکشن آتی ہے. سر میں آف کر دیا چیٹ, میں نے آف کر دیا. ہاں مطلب میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں, جی ہمیں بتانا شروع کرتے ہیں یہ ریزلٹس ہیں. پتہ نہیں ہر دفعہ اسٹوڈنٹ یہ کیوں فیل کرتا ہے کہ وہ بیچارہ چیلنج ہو گیا, اس کا نالج چیلنج ہو گیا, یا ٹیچر کو نہ بتایا تو شاید اس کی کوئی نعوذ باللہ انسلٹ ہو جائے گی, اس لیے اس کا بتانا بڑا ضروری ہے. میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ خاموشی سے پہلے سن لیں, سمجھ لیں. ابھی لیکچر پہلا ہوا ہی نہیں ہے, ابھی تو لیکچر ٹاپکس کے اوپر ہوں گے. ابھی تو ان کو اسکریننگ کی پہلے انڈرسٹینڈنگ دے رہا ہوں, بجائے وہ اس کو دینے کے کوئی ٹھیک کر رہا ہے, کوئی اس کا جواب دے گا. پلیز آپ کوئی کسی کو جواب نہیں دیں, میں جواب آپ کو بیٹا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیل یو. آپ پہلے چیزوں کو سمجھیں. آئی ہوپ کہ وہ بات مجھے ڈسٹرب نہیں کریں گے لوگ. یہ موسٹ ایکسپیریمنٹس do not produce large changes in human understanding. اور اس کے بعد improvements in theoretical scientific understanding is typically the result of a gradual process of development over time. یہ سارے, اب یہ ساری کی ساری جو چیز ہے یہاں پر غلطی ہے, رائٹ. اب اس طرح سے آپشن دیے گئے آپ کو, میں نے یہاں پر 5 آپشن رکھے. Improvements in theoretical scientific understanding is typically the result of, ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیں, آپ نے غور کرتے جانا پورے جملے کے اوپر کہ غلطی کہاں ہے. یہ امپروومنٹس پلورل کی فارم میں ہے ان دا تھیوریٹیکل, اور یہاں پر از سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ از لکھا ہوا ہے, رائٹ. یہ جیسے سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ ہے نا, یہ دیکھیں امپروومنٹس ان تھیوریٹیکل سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ ٹیپیکلی ریزلٹس فرام, یہ اگین غلطی آ گئی. امپروومنٹس ہے اور یہ ورب کی فارم میں لکھا ہوا ہے. جب میں سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کا لیکچر دوں گا, جب میں ماڈیفائر کا لیکچر دوں گا, جب میں پیرالزم کا لیکچر دوں گا, اس وقت ان کی ڈیٹیلز بتاؤں گا. اس وقت کون سا صحیح ہے, کیا صحیح ہے, کیوں صحیح ہے, کیوں نہیں صحیح, یہ چھوڑ اس بات کو, صرف آپ ٹیسٹ کے فارمیٹ کو انڈرسٹینڈ کر لیں, ٹھیک ہے جی. اسی طرح دیکھیں امپروومنٹس ان تھیوریٹیکل انڈرسٹینڈنگ کاما وچ ٹیپیکلی, یہ لگا دیا بیچ پہ, دیکھیں. تو یہ جوابات غلط ہیں, یہ اس کے اندر مزید غلطیاں کی ہیں. جب تک آپ کو سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے, اور سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ اسی وقت آئے گا جب آپ کو پراپر ٹینسز آتے ہوں گے, پراپر وائسز آتی ہوں گی, پراپر پریکٹس کے ساتھ نریشن آتے ہوں گے, مونولوگز آتے ہوں گے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کے فارمولاز آتے ہوں گے. اگر آپ کو واقعی سے ٹینسز آتے ہوں, مونولوگز آتے ہوں, نریشنز آتے ہوں, تو پھر ایون سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کا 100% فارمولاز نہ بھی پتا ہوں, تب بھی دیر آر میکسیمم چانسز کہ آپ اس سینٹینس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں جو رانگ ہے, اور اس کو فکس بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح امپروومنٹس ان تھیوریٹیکل سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ آر ٹپیکلی دا ریزلٹ آف, ایک یہ آ گیا ڈی آپشن. امپروومنٹس ان تھیوریٹیکل سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ ہیز ٹپیکلی, سو اس کے ساتھ جو میچ کریں امپروومنٹس, کیونکہ اس کی بات ہو رہی ہے, آر ٹپیکلی دا ریزلٹ, آپشن از ڈی, رائٹ. یہ سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کی غلطی تھی. یو سی ناؤ, ابھی تو یہاں پر جو میں نے ایگزامپل کے اندر چیزیں لکھی ہیں وہ بڑی سمپل لکھی ہیں, کیونکہ انیشلی جب آپ کو چیز سمجھانی ہے تو آئی ہیو ٹو رائٹ سمپل تھنگس,
right? I don't have to write difficult things to confuse you, number one. Number two, I don't have to impress any student. My job is not to impress the students. My job is to make things simple and clear so that student understand कि हाँ चीज़ें हो सकती हैं अगर एक rational approach के साथ, focus and alertness of mind के साथ हम किसी चीज़ को समझने की कोशिश करें. तो इस तरह से अब ये जो मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि इतना सिंपल भी क्वेश्चन नहीं होगा. ये देखें कितना एक लेंथी सेंटेंस लिख दिया जाएगा, राइट? और उसमें आपने एरर को डिटेक्ट करके आपने इधर से ऑप्शंस में से देखना होगा जिनमें बहुत ज्यादा रिसेम्बलेंस होगी, बहुत ज्यादा बाजुकात ऑप्शंस के अंदर रिसेम्बलेंस होगी, उसके अंदर उस सोल्यूशन से आपने निकलना क्वेश्चन को पकड़ना है ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज ऑफ ग्रामर. टू बिकम अ फिजिशियन, टू बिकम अ फिजिशियन, एप्टीट्यूड एंड हार्ड वर्क आर नीडेड. अब ये उसने सेंटेंस लिखा है और अब आपने देखना है कि जी इसके अंदर कैसे गलती है. एप्टीट्यूड एंड हार्ड वर्किंग आर नीडेड टू बिकम, यहीं पे गलती आ गई, हार्ड वर्किंग. ठीक है जी, आगे देखते हैं जी. हार्ड वर्किंग एंड एप्टीट्यूड आर नीडेड, अगेन सेम चीज रिपीट होगी दूसरे अंदाज में. टू बिकम अ फिजिशियन वन नीड्स टू हैव एप्टीट्यूड एंड to work, hard work, to have aptitude to hard work, right? To become a physician, aptitude and hard work have been needed. Again, a grammatical error. In order to become a physician, one need, अब ये देखें, in order to become. In order to become और to become में कोई difference नहीं है. To become means in order to become. यहाँ पर प्रिसाइजनेस कॉम्प्रोमाइज हो गया है. इन ऑर्डर टू बिकम वन नीड्स टू वर्क हार्ड एंड हैव एप्टीट्यूड. अब वन के साथ नीड्स, राइट? नाउ दिस ऑप्शन सी, आपने प्रोनाउन लगाया, रेलेवेंट प्रोनाउन लगाया और पता चल गया टू बिकम ए फिजिशियन वन नीड्स टू हैव एप्टीट्यूड एंड टू हार्ड वर्क. ठीक है जी. नेक्स्ट चलते जी. Stocks which have been at historical lows since the start of the year are expected sharply to climb beginning next quarter. ये मॉडिफायर की गलतियां आ गई, ये मॉडिफायर की गलती हैं. अब ये पूरा सेंटेंस देखिए कैसे कर रहा है. स्टॉक्स which have been at historic lows, ये हर चीज़ की मैं एग्जांपल याद रखें, ये तरतीब देख लें कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैं दे रहा हूँ. पहले मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एग्जांपल दे दी, फिर मैंने मॉडिफायर्स की दे रहा हूँ जो जिसमें मिसप्लेस और डेंगलिंग आ रहे हैं. ये भी आ रहा है जी यहाँ पर, ये अब आ रहा है यहाँ पर भी, ये जो आ रहा है जी मिसप्लेस आ रहा है. पहले मैंने डेंगलिंग की दी है, यहाँ पर डेंगलिंग मॉडिफायर, और यहाँ पर अब मिसप्लेस की आ रही है एग्जांपल. सब की तरतीब से चलती रहेगी. जो मैंने ये तरतीब बेशक ज़हन में रख लें, ये तरतीब ज़हन में रख लें. कुछ की होंगी, सारों की एग्जांपल नहीं होगी मेरा ख्याल है, कुछ की एग्जांपल होंगी, आपको पता चल जाएगा. ठीक है, तरतीब इसी तरह से चलेगी. सॉरी, ओके. Stocks which have been at historic lows since the start of the year are expected sharply, ये देखें, sharply to climb beginning, sharply to climb beginning next quarter. Expected sharply, जब वो बंदा पढ़ेगा, चूंकि मैं तो अभी बता रहा हूँ, बहुत से लोगों को समझ आ जाएगा, बहुत से लोग जो हैं इसको ठीक समझ लेंगे. बट अगर आपको मॉडिफायर्स क्या हैं, डेंगलिंग मॉडिफायर्स क्या हैं, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर क्या होते हैं, जो कि मैं आगे चल के ऑब्वियसली लेक्चर्स के अंदर बताऊंगा डिटेल में, अगर ये पता होंगे, राइट, ग्रामर आपकी ठीक होगी, टेंसेस ठीक होंगे, तो आप फौरन डिटेक्ट करेंगे कि कहाँ गलती है. चलें पहले इसके ऑप्शन देखते हैं. स्टॉक्स आर एक्सपेक्टेड टू क्लाइंब बिगिनिंग नेक्स्ट क्वार्टर. एक्सपेक्टेड टू क्लाइंब बिगिनिंग, पूरा स्ट्रक्चर यहीं से गलत हो गया. ठीक है, वो expected to climb beginning, ये अपनी तरफ से ठीक करने की कोशिश की, ये पूरा गलत हो गया. Stocks have been at the historic lows since the start of the year, which are expected to sharply climb beginning next quarter. इसी तरह next, stocks which have been at historic low since the start of the year, right, are sharply expected, again गलती, sharply expected to climb in the next quarter beginning. Stocks which have been at historic lows since the start of the year are expected to climb sharply beginning next year. Option D.
देखो सेंटेंस नजर आ गया, देखो और से देखो, स्टॉक्स उसके बारे में डिटेल है, विच हैव बिन, क्योंकि प्लूरल है, विच हैव बिन एट द हिस्टोरिक लोज, यहाँ पर लो लफ्ज लिखा हुआ था, लो, यहाँ पर भी गलतियां होनी शुरू हो गई थी, यहाँ पर लोज सिंस द स्टार्ट ऑफ द ईयर, आर, चूंकि स्टॉक्स प्लूरल है तो प्लूरल आर। एक्सपेक्टेड टू क्लाइंब के बाद हमेशा एडवर्ब आता है, एडवर्ब क्लाइंब शार्पली, क्लाइंब शार्पली, बिगिनिंग नेक्स्ट क्वार्टर, ठीक है। क्लाइंब जैसे कहते हैं ना, ही वॉक्स स्लोली, ही वॉक्स ब्रिस्कली, एडवर्ब की गलती, तो ये एडवर्ब क्लाइंब के बाद आना चाहिए, फॉरन वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहां पर आ गया, ठीक है, शॉर्टली बिगिनिंग नेक्स्ट क्वार्टर। सो ऑप्शन डी इज देयर इफ यू नो दैट कि एडवर्ब क्या होता है, देन इफ यू नो दैट कि एडवर्ब कहाँ प्लेस होता है, देन यू नो दैट कि मॉडिफायर के तौर पर वो कैसे यूज होता है, वो क्यों उसको मॉडिफायर कहते हैं, तो फिर आप उसको सही प्लेस कर सकोगे, उसकी मिस्टेक को डिटेक्ट कर सकोगे। तो इस तरह से आपके जो मल्टीपल क्वेश्चंस हैं वो होंगे, ऑप्शंस ये में डिफरेंट है। आई टोल्ड जॉन व्हेन द सेमिनार वाज ओवर वी शुड स्टडी फॉर द अपकमिंग एग्जाम, दिस इज अबाउट द मिसप्लेस्ड मॉडिफायर, misplaced modifier. I told John when the seminar was over we should study for the upcoming exam, ये गलती है। I told John when the seminar was over we should study for the, I mean इसकी वजह से misplaced पता नहीं चल रहा कि किस सेमिनार के बाद जॉन को बताया या स्टडी के बारे में बताया कि सेमिनार के बाद करनी है, this is the confusion. So when the seminar was over I told John we should study for the upcoming exam. दूसरा देखें, I told John we should study for the upcoming exam when the seminar was over. तीसरा, I told John when the seminar was over that we should study for the upcoming exams. ठीक है जी, I told John we should study when the seminar was over for the upcoming exams. So these are 4 options जिसमें इस सेंटेंस को करेक्ट किया गया है, ठीक है। I told John, option C, when the seminar was over that we should study for the upcoming exam. तो misplaced modifier जो होगा, यानी misplaced modifier का मतलब कि modifier कहते हैं उस word, उस phrase को या जो उस clause को modify करता है, उसको concrete शक्ल में लेके आता है, उसकी शक्ल बनाता है। जैसे he walks, तो walks कैसे walk कर रहा है नहीं पता, वॉक करने का नहीं पता कैसे कर रहा है, हर इंसान के दिमाग में डिफरेंट पिक्चर बनेगी, लेकिन द मोमेंट आई ऐड ब्रिस्कली तो मुझे वो पता चल जाता है कि अच्छा वो वॉक इस शक्ल से चल, इस तरीके से चल रहा है। ये जो ब्रिस्कली लगा है ये एडवर्ब है और इसने मॉडिफाई किया है द वर्ड वॉक को मॉडिफाई किया। आगे, कंप्यूटर्स बिगेन एज टूल्स, आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी कि ये क्वेश्चन किस तरह से होगा, लेंथी क्वेश्चन होगा और उसके अंदर कितनी बारीक बीनी से देखना होगा जवाब, तभी आप उसका जवाब डिटेक्ट कर सकेंगे। कंप्यूटर्स बिगेन एज टूल्स ऑफ बिजनेस एंड रिसर्च डिजाइन्ड टू ऑटोमेट टास्क सच एज मैथ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, बट इट इज टुडे अ टूल ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन कनेक्टिंग अस नॉट ओनली टू इंफॉर्मेशन बट टू वन अनदर। अब यहाँ पर आपने ये हिस्सा है बट इट इज टुडे, इस हिस्से में आपने देखना है कि क्या गलती है। फिर सुने, कंप्यूटर्स बिगेन एज टूल्स ऑफ बिजनेस एंड रिसर्च, और मैं यहाँ पर दोबारा रुक के बोल रहा हूँ, एज्यूमिंग दैट सिंस यू हैव कंप्लीटेड द कंपोजिशन पेपर, मैं आपको बहुत सी चीज़ें स्किप करके या सरसरी अंदाज में बताते हुए आगे जा रहा हूँ, डिटेल्स में नहीं जा रहा जब तक कि लेक्चर स्टार्ट नहीं होगा। सिर्फ एक दफ़ा वो फॉर्मेट से आपको, आई एम ट्राइंग टू मेक यू एक्वेंटेड विद दिस फॉर्मेट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट। कंप्यूटर्स बिगेन एज टूल्स ऑफ बिजनेस एंड रिसर्च डिजाइन्ड टू ऑटोमेट टास्क सच एज मैथ्स एंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, बट इट इज टुडे, ये अपॉस्ट्रोफी कॉमा के साथ कंजक्शन यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लग गया, और इट इज टुडे अ टूल ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, यहाँ पर गलती होगी, कनेक्टिंग अस नॉट ओनली टू इंफॉर्मेशन बट टू वन अनदर। तो इसकी गलती यहाँ पर कैसे ठीक करेंगे? It is today a tool, today this is a tool, today these tools, ये देखें ये गलती, ये तो फौरन जो ऑप्शन होते हैं गलत ऑप्शन तो उनको फौरन एलिमिनेट करना होता है। Which today it is a tool, ये भी ऑप्शन है जिन, ये 2 C और D ऑप्शन जो हैं जिनको फौरन आपने निकालना है। इसी तरह से ऑप्शन today they are tools, गौर करें जरा, it is today a tool,
it is it today. Computers began as tools of business communication designed to automate tasks such as math, information trivial, but it is today a tool, right? यहाँ पर लफ्ज़ है computers, यहाँ पर it is today. So it is today tool, the same चीज़ थी. Today this is a tool, again singularity की बात हो रही है. Today these tools, अगर today these tools आएगा डेफिनेटली, क्योंकि ये कंप्यूटर से प्लूरल आना चाहिए, तो ये इसकी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन खराब हो जाएगी. टुडे विच इट इज रूल, अगेन इट्स सिंगुलैरिटी, तो ऑप्शन देखें, टुडे दे आर टूल्स, कॉमा के बाद टुडे दे आर टूल्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी. सो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा के प्लस सिंगुलैरिटी ऐड कर दी गई, ये पूरा सेंटेंस गलत हो गया. जबकि जो बात स्टार्ट हुई थी वो कंप्यूटर से थी, जो कि प्लूरल था. So computers began as tools of business and research designed to automate tasks such as math and information retrieval. Today, comma लगा के, today they are tools of personal communication, connecting us not only to information but to one another. Right? So बड़ा sensibility के साथ sentence के एक element के ऊपर गौर करके आपको पता चल सकता है कि कहाँ पर गलती है. Once you have the information and the knowledge of the grammar, उसके बावजूद आपको इस तरह फोकस करना पड़ेगा. पेंटिंग आउटडोर सीन्स एम्फसाइजिंग द इंटरप्ले ऑफ लाइट एंड डार्क, ये गौर करते जाना. पेंटिंग आउटडोर सीन्स एम्फसाइजिंग द इंटरप्ले ऑफ लाइट एंड डार्क एंड टू कन्वे सेंस ऑफ इमीडिएसी वर ऑल इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंप्रेशनिस्ट मूवमेंट. गौर करें कहां पर गलती है. पेंटिंग आउटडोर सीन्स emphasizing the interplay of light and dark and to convey, ये parallel structure की गलती आ गई है, ये parallel structure की गलती है. So such a lengthy sentence given and you have to detect where the problem lies. Here the problem lies, to convey a sense of immediacy. फिर आगे were all important characteristics of the impressionist movement. अब हम इन options को देखते हैं. Pointing outdoor scenes, पेंटिंग आउटडोर सीन्स एम्फसाइज, अगेन यहाँ पर गलती शुरू हो गई, क्योंकि पैरेलल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन ये है कि जब व्हेन यू प्रेजेंट सेवरल आइडियाज व्हिच आर सिमिलर इन नेचर, व्हेन यू प्रेजेंट सेवरल आइडियाज व्हिच आर सिमिलर इन नेचर, यानी आइडियाज बेशक मुख्तलिफ हों लेकिन नेचर में सिमिलर हों, दे शुड बी प्रेजेंटेड इन पैरेलल कंस्ट्रक्शन. उनकी ग्रामेटिकल फॉर्म या ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन पैरेलल होनी चाहिए. सो ये देखें, यहीं से हमें पता चल गया. जैसे यहाँ पर हमें, अगर आपको ये पता होगा कि ये पैरेलल कंस्ट्रक्शन क्या होती है, तभी आप ये मिस्टेक डिटेक्ट करेंगे कि अच्छा ये ठीक है. अच्छा, फर्ज करें हाईलाइट हुई हुई है, वहाँ पर एग्जाम में हाईलाइट हुई हुई है, आपने उस पर देखना है कि कहाँ पर इसकी गलती. ऑप्शन मिलते जुलते आएंगे. अगर आपको पैरेलल कंस्ट्रक्शन का आइडिया होगा तभी ही आप ये समझ सकेंगे कि उसने इस पॉइंट को क्यों कहा है गलत और इसकी गलती मैं कहाँ से पकड़ूंगा. तो ये पेंटिंग आउटडोर और एम्फसाइज, अगेन ये गलती दोबारा से शुरू हो गई, तो लिहाजा पहला ऑप्शन रिजेक्ट फॉरन. पेंट आउटडोर सीन्स एम्फसाइज द इंटरप्ले ऑफ द लाइट एंड टू कन्वेइंग, यहीं पे गलती होगी. अगेन पेंट एक था, फर्स्ट फॉर्म थी, फिर एम्फसाइज एक था, और फिर उसके बाद टू कन्वेइंग, इन्फिनिटिव लगा के कन्वेइंग लगा दिया, जेरम लगा दी, ये गलती होगी. पेंटिंग आउटडोर सीन्स एम्फसाइजिंग द इंटरप्ले ऑफ लाइट एंड डार्क एंड कन्वेइंग ए सेंस ऑफ इमीडिएटी वर्ड आर, दिस इज द ऑप्शन. ठीक है, एक और देख लेते हैं. पेंटिंग आउटडोर सीन्स, चूंकि मैं पूरा नहीं पढ़ा, भी देख लेता हूं. पेंटिंग आउटडोर सीन्स एम्फसाइजिंग द इंटरप्ले ऑफ लाइट एंड डार्क एंड कन्वेइंग ए सेंस ऑफ इमीडिएसी वाज ऑल, यहां पर एक गलती आ गई, वाज ऑल. तो चूंकि वो तीन एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट और तीसरा कन्वेइंग ए सेंस वाला एलिमेंट, ये सारों के लिए प्लूरल आएगा. तो दिस ऑप्शन सी इज द right option because it presents a parallel construction, painting, emphasizing and conveying, और फिर उसके साथ वर्ब का इस्तेमाल ऑप्शंस के लिहाज से. और ये देखें कितना illusion है, क्रिएट किया एक जैसा ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक है. वो कौन सी है? वो जो वर्ब लगाया है, विंग वर्ब लगाया है, वो was है, सिंगुलर को शो कर रहा है, जबकि ये प्लूरल है, और ऑब्वियसली इसके साथ वर्ड ऑल लिखा हुआ है. ठीक है जी. इसी तरह से ये आपको मैंने ग्रामर की, मैंने अभी आपको बताया था कि आई वुड लेट यू नो कि इस तरह से ऑप्शंस दिए जाएंगे. ये मैंने सारी डिटेल्स बताई कि इस कैटेगरीज में आएंगी. और पैरेललिज्म की मैंने दिखा दी, मॉडिफायर की दिखा दी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की दिखा दी, मिसप्लेस इंडेग्रिंग की दिखा दी, प्रोनाउन रेफरेंस की दिखा दी, और कुछ चीज़ों को मैंने नहीं यहाँ पर दिखाया.
ऑब्वियसली क्लास के अंदर देखेंगे। अब आ जाते हैं वोकैबुलरी के अंदर। सिनोनिम एंटोनिम्स ऑब्वियसली आपको पता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वर्ड ऑफ्टन कंफ्यूज कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कैसे करनी है। rather than writing many words, how to write fewest possible words. किसी ने अभी तक नहीं की। क्यों नहीं की? उसकी सिर्फ एक ही रीजन है, students are unable to mitigate from their mind. Students are unable to mitigate from their mind the very belief कि जी स्प्रेसी के अंदर वेबोसिटी होनी चाहिए, बड़े डिफिकल्ट वर्ड्स होने चाहिए। डिफिकल्ट वर्ड्स को दे अनफॉर्चुनेटली दे कॉल क्वालिटी वर्ड्स। क्वालिटी वर्ड्स की इंटरप्रिटेशन जो स्टूडेंट्स ने की है वो है डिफिकल्ट वर्ड्स, राइट? और उस वजह से वो इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि उनको यही नहीं पता चलता कि हम एक ही बात को हम मैक्सिमम वर्ड्स में कैसे कह रहे हैं, जबकि हमें उनको फ्यूस्ट पॉसिबल वर्ड्स में कहनी है। तो इस तरह से होगा जी। शी वर्क्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ कंपाइलिंग डिक्शनरी। डिपार्टमेंट ऑफ कंपाइलिंग डिक्शनरी, तो हम जेनेसिस, टर्मिनोलॉजी, लेक्सिकोग्राफी और बायोग्राफी। तो अगर आपको पता होगा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, वोकैबुलरी आपकी होगी, तो आप देख लेंगे कि कंपाइलिंग डिक्शनरी के आर्ट को लेक्सिकोग्राफी कहते हैं, राइट? इसी तरह से राशिद हैज always been the one who looks at the brighter side of everything. So the one who looks at the brighter, कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, राइट? तो उसकी जगह आपने ऑप्टिमिस्ट एक वर्ड सेलेक्ट करना है। सो राशिद हैज ऑलवेज बीन द ऑप्टिमिस्ट। तो बड़ी सिंपल एग्जांपल दी है ना। मैं यहाँ पर तो आपको बेसिकली फॉर्मेट समझाना था, इतनी डिटेल में तो जाना नहीं था, और इसमें मैंने सिंपल एग्जांपल देनी थी। जो मैं लेक्चर्स दूंगा, लेक्चर्स के बाद जो प्रैक्टिस होगी उस पर असल क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ आपको एक अंडरस्टैंडिंग देनी है। इसी तरह से शी हैज गॉन टू फार and will never play a dual role in accepting her mistakes. So you have to know कि कौन सा यहाँ पर टू गलती कौन सी है, टू TOO वाला for, and will never play a dual के spelling DUEL, DUAL and dual लफ्ज़ आएगा। तो ये C option यहाँ पर select करना, B and C option are to be selected. And again I would say कि obviously they would not give you as simple as these questions are. राइट? इस वक्त समझाने के लिए मुश्किल क्वेश्चन लिखने जरूरी नहीं थे, इसलिए सिंपल ऑप्शंस लिखे हैं। फिर इसी तरह से वेल्स इज फेमस फॉर इट्स रेनी वेदर एंड इट्स जायंट लीक्स। अब मुझे पता है कि एक ही साउंड देने वाले, ये होमोफोन्स मैं बता रहा हूँ, सारे होमोनिम्स एंड होमोफोन्स मुझे पता है। जैसे ये पीछे ये एक जैसे स्पेलिंग्स के लिए THERE और THEIR में अभी भी कितने लोग मिस्टेक्स कर रहे हैं, मेरे पूरे लेक्चर होने के बावजूद ट्यूटोरियल में अभी भी गलतियां कर रहे हैं। THERE, THEIR, THEN और THAN दैन के दरमियान गलती कर देना। सिमिलर जो साउंड्स लग रही होती हैं, स्पेलिंग्स डिफरेंट होते हैं, मीनिंग डिफरेंट होते हैं, उसमें अभी भी मिस्टेक्स करते हैं। वो देखो ना, THEIR, THERER, ये वो है जो हर कोई यूज़ कर रहा है, उसके बावजूद उस पर गलती नहीं खत्म हो रही। THEN और THAN, देन और दैन की गलती अभी तक नहीं खत्म हो रही। ये तो फिर दूसरे मैं क्वेश्चन वर्ड्स बता रहा हूँ, ठीक है ना? और मैं जो बता रहा हूँ अभी उसके बावजूद सिंपल वर्ड्स हैं, लेकिन एग्जाम में डेफिनेटली डिफरेंट क्वेश्चन देंगे। ये टेस्ट अगर कोई मुझे पूछे कि ये इंग्लिश के साथ साथ क्या है, तो मैं कहूँगा मोर देन इंग्लिश इट इज द टेस्ट ऑफ योर अलर्टनेस ऑफ माइंड। इट इज द टेस्ट ऑफ योर अलर्टनेस ऑफ माइंड। आप कितने फोकस्ड हैं, कितना ध्यान से काम कर रहे हैं, दिस इज ऑल अबाउट दैट। तो वेल्स इज फेमस फॉर, अगर किसी को पता होगा, अभी मैं देखता हूँ कि वेदर WHETHER और WEATHER वेदर के दरमियान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। उनको पता ही नहीं चलता स्टूडेंट्स को कि वेदर, ग्रामर का वेदर कौन सा है आया जिसका मतलब है, और वेदर मौसम वाला वेदर क्या है, वो अभी भी उसके दरमियान बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से जब इंसान तेज़ी में पढ़ता है, चूँकि एग्ज़ाम के अंदर तो वैसे ही प्रेशर होता है कि जल्दी जल्दी करें, कहीं टाइम ना गुजर जाए, तो वो नज़र ही नहीं आता जो असल वर्ड है, वो एलूजन माइंड दिखा रहा होता है। तो इस वेल्स को पता होना चाहिए, ये मछली को कहते हैं, ठीक है? विच फेमस फॉर इट्स रेनी वेदर, तो वेदर की जिक्र हो गया, वो मछली के साथ जिक्र नहीं होगा, राइट? ये किसी जगह का जिक्र है, और वो है वेल्स, इंग्लैंड की जगह, इंग्लैंड के साथ जो है वेल्स स्टेट, वेल्स ये आएगा। तो पहले तो आप इसको ठीक करेंगे, वेल्स इज फेमस फॉर इट्स रेनी वेदर एंड इट्स जायंट लीक्स। ये लीक्स नहीं है, और लेक भी नहीं आएगा, दिस इज लीक्स। लीक्स ये पौधे का नाम है, खास पौधे का नाम है, लीक्स, राइट? तो ये डेफिनेटली इफ दे अंडरस्टैंड and they are alert, they could be able to differentiate between two apparently similar words, maybe in spellings.
वो पता चल जाएगा उनको कि कौन सा राइट वर्ड है। अब आ जाते हैं कॉम्प्रीहेंशन। दोनों ऑप्शन बता दिए, ग्रामर का ऑप्शन बता दिया, उसकी एग्जांपल्स दे दी, वोकैबुलरी का ऑप्शंस बता दिए, उसकी एग्जांपल्स दे दी, और अब आ जाएगी कॉम्प्रीहेंशन की तरफ। व्हाट डज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट? मैंने इसको बोल्ड किया हुआ है कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या चीज़ टेस्ट कर रहा होता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इटसेल्फ क्या टेस्ट कर रहा होता है। मैं स्क्रीनिंग की बात नहीं कर रहा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इटसेल्फ आपके अंदर क्या टेस्ट करता है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वैरायटी ऑफ थिंग्स को असेस करता है, आपकी रीडिंग सेंसिबिलिटी को। सब स्टूडेंट्स को पता है कि मैं आई बीन स्ट्रेसिंग अ लॉट कि पहले अपनी रीडिंग हैबिट्स बनाओगे तो सेंसिबिलिटी डेवलप होगी, एंड स्टूडेंट्स आर रिलक्टेंट टू डेवलप देयर और बिल्ड देयर रीडिंग हैबिट्स, not to speak of the sensibility. They hardly focus on building up their habit of reading, और इस वजह से फिर वो they keep facing the problems. जितने भी लोग बेहतरीन इंटेलिजेंट होने के बावजूद अभी भी प्रेसी नहीं लिख पा रहे हैं, आप में से बेशुमार स्टूडेंट ऐसे जो मुझे चेक भी करवाने आते रहे होंगे, आप में से ऐसे होंगे स्टूडेंट्स, उनको पता है कि वो अभी भी क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, और उसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह यही है कि हैबिट्स है ही नहीं है, सेंसिबिलिटी का। अपैरेंटली सिंपल नजर आने वाला पैराग्राफ, सिंपल पैसेज नजर आने वाला भी उनको वो सेंस नहीं कर रहे होते कि उसके अंदर मेन थीम क्या है, ठीक है कि नहीं। तो कॉम्प्रीहेंशन इटसेल्फ का मकसद ही ये है कि ये इससे चेक की जाए, रीड एंड डिटरमिन द मेन आइडिया, ताकि आपको पता चल सके मेन आइडिया क्या है। रेलेवेंट एंड सपोर्टिंग डिटेल्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स को आप आइडेंटिफाई कर सके, स्टिल स्टूडेंट्स के नॉट फैक्चुअल और नॉन फैक्चुअल के दरमियान आप डिस्टिंग्विश कर सके, नहीं हो पा रहा होता। रेलेवेंट एंड इररेलेवेंट के दरमियान डिस्टिंग्विश कर सके, क्रिटिकल थिंकिंग कर सकें, कंपेयर कहाँ करना है, कहाँ रिलेट करना है, सिंथेसाइज करना है इन्फॉर्मेशन, और फिर कैसे सिलेक्ट करके रेलेवेंट जो आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन उस अंदाज में ऑर्गेनाइज करना जैसे क्वेश्चन पूछा गया है उसके मुताबिक जवाब देना। दिस इज व्हाट यू नो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट्स through variety of questions, जिसके लिए स्टूडेंट एक्चुअली तैयार नहीं हो पाता, एंड तक नहीं हो पाता। प्रेसी पे जोर तो होता है, लेकिन वो भूल जाता है स्टूडेंट कि प्रेसी का पहला कंपोनेंट उस पैसेज को सेंस करना है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जॉब इज टू सेंस the passage, the content, the complex content, intellectual content wrapped in complex language, फिर उसको लिखना है। वो नहीं उसको कर रहे होते, वो फिर कैसे प्रेसी लिखेंगे? ये तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का तो जवाब फिर वो दे ही नहीं सकते, ऑलरेडी उस पर भी प्रॉब्लम आ रहा होता है। डिस्पाइट द फैक्ट कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कंपेयर टू प्रेसी ईजी होती है, कंपेयर टू प्रेसी ईजी होती है, उसके बावजूद नहीं करते। यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप इस चीज़ को समझ आएँ, इन सारी चीज़ों को, कि आपकी कितनी सेंसिबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ टिपिकल क्वेश्चंस विद मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिया जाएगा, जिससे आपको जितनी ज़्यादा गलतियां करेंगे शुरू में, आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ठीक होंगे कि अच्छा इस सवाल का जवाब आप क्यों गलत दे रहे हैं, क्या सवाल को सही नहीं समझ पाए, या ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए अलर्टनेस ऑफ माइंड और फोकस नहीं था। ये आप डिटेक्ट भी कर पाओगे कि आपका प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्वेश्चन को सही समझ नहीं पाए, या सिमिलर ऑप्शंस के दरमियान जो मैन्यूटेस्ट मिस्टेक्स थी उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए, या वाकई आपकी हैबिट्स और सेंसिबिलिटी नहीं है रीडिंग की, और फिर आप उसके मुताबिक अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैंने क्लास में बताया हुआ सबको, जो मेरे क्लास के स्टूडेंट थे, जो नहीं है वो भी सुन लें, कि कॉम्प्रीहेंड का मतलब मेंटली ग्रास्प करना होता है। इट डज नॉट मीन कि जस्ट अंडरस्टैंड, क्योंकि नॉर्मली तो डेफिनेटली डिक्शनरी के अंदर भी लिखा है कॉम्प्रीहेंड मीन जस्ट अंडरस्टैंड, लेकिन उसको सिर्फ इतना महदूद नहीं समझना। इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए आपको ये लफ्ज़ ज़हन में बिठाना पड़ेगा कि ग्रास्प मेंटली, यानी फुल इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के साथ आपने उस पूरे आइडिया को ग्रास्प करना होता है, जिसका मतलब इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी का ये है कि आपने कहाँ रिलेट करना है, कहाँ एनालाइज करना है, कहाँ इन्फॉर्मेशन को एवेल्यूएट करना है, क्रिटिकली एवेल्यूएट करना है, एनालाइज करना है, रिलेट करना है, सिंथेसाइज करना है। ये सारे आपके इंटेलेक्ट के जो, यानी ब्रेन के आपके पार्ट्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे, तब आप उस इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, और जो कि डेफिनेटली लिंग्विस्टिक कम्प्लेक्सिटी में एंगेज होगी, कैमोफ्लैज्ड होगी, उसको आप डिटेक्ट कर सकें। लिंग्विस्टिक कम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि सेंटेंस कॉम्प्लेक्स अंदाज में लिखा होगा, ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स अंदाज से क्या मुराद है? अभी थोड़ी देर पहले हमने जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के लिए क्वेश्चंस देखे हैं,
उनमें सात को लिंग्विस्टिक कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं, यानी इस अंदाज से वो सेंटेंस लिखा हो कि आप अगर ग्रामेटिकल या लैंग्वेज से फेमिलियर नहीं है, आप उस ग्रामर के या सेंटेंस के को ही डिकोड नहीं कर पाओगे, और फिर उसके अंदर जो छुपा हुआ जो कॉन्सेप्ट है या आइडिया है या थॉट है उसको ही नहीं पिक कर पाओगे। जैसे कि मैंने 2019 की प्रेसी जब मैं बार बार करवा रहा हूँ, तो वो अक्सर लोग उस पूरी प्रेसी का जो एक आखिरी पोर्शन होता है उसको सेंस ही नहीं कर पा रहे होते, वो गलत कर रहे होते हैं, हम उसको मिसइंटरप्रेट कर रहे होते हैं। तो comprehending the text, answering the question on the basis of two things: what is stated, what is implied. ये बात जरा समझ लें कि आपने उस पूरे टेक्स्ट के पोर्शन को जो दिया होगा, छोटे छोटे टुकड़े दिए होंगे, उस पूरे टेक्स्ट को समझना। जरी बात है, लेंथी पैसेज नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर टुकड़े दिए जाएंगे, छोटे छोटे पोर्शन दिए जाएंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर उसने मेन आइडिया से रिलेटेड पूछना है तो वो हिस्सा देगा जिस पर मेन आइडिया छुपा हुआ है। अगर टोन से रिलेटेड देगा तो वो लाइनें उठाएगा जो टोन से रिलेटेड है, उसके अंदर वो डेफिनेटली आपको डिटेक्ट करना है, उसको सेंस करना है। तो पहले उस टेक्स्ट को सेंस करना, फिर उस क्वेश्चन का जवाब देना, जो कि दो शक्लों में हो सकता है कि एक वो होते हैं क्वेश्चन जो स्टेटेड क्वेश्चन होते हैं, और एक वो होते हैं जिनको इम्प्लाइड यानी इन्फर करके बताना होता है, जो इम्प्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। इन दोनों का जो क्वेश्चन का जवाब जो देना है, इससे ज्यादा मुश्किल काम यह है कि ये टाइम सेंसिटिव जॉब है। टाइम सेंसिटिव जॉब ये है कि यू हैव टाइम रिस्ट्रेंट्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, you have to sense the text and answer that question, which in reality is not the case in composition paper. गो के वहां पे भी टाइम रिस्ट्रिक्शन तो है, लेकिन वो एक ना मेंटली जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है ना कि इतने सेकंड्स के अंदर आगे जाना है, इतने मिनट के अंदर आगे जाना है, वो साइकोलॉजिकल प्रेशर इतना इंटेंस नहीं होता, होता जरूर है बट इतना इंटेंस नहीं होता जितना यहाँ पर वो एक सर पे तलवार लटक रही होगी कि विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, यानी 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए है, चूंकि आपको 50 क्वेश्चंस दिए गए हैं, राइट। तो 1 मिनट के अंदर ही आपने एक क्वेश्चन को करना है, राइट। अब उसी के अंदर आपने वो टेक्स्ट को समझना, और उसी के अंदर वो सवाल को समझना, और उसी के अंदर वो ऑप्शंस को समझना, दैट रियली रिक्वायर्स एनॉर्मस अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी टेल यू कि अगर आप ये एक दफ़ा कर गए, जो कि बज़ाहिर बड़ा मुश्किल लग रहा है, ये आपको कंपोजिशन पास शुरू करवा देगा इंशाल्लाह। अगर आपने इसको समझ के तैयारी वाकई डिवोशन के साथ की तो आप कर लेंगे। ये देखें, ये एक पैसेज है जी, इट इज़ टू बी एक्सपेक्टेड दैट बाय द ईयर 2050, ये ज़रा गौर से देख लेना सवाल, पैसेज, इट इज़ टू बी एक्सपेक्टेड दैट, इस तरह से टेक्स्ट होगा इस साइज़ का, by the year 2050, people's eating habits will have changed beyond recognition. With the worldwide growth in population, very many new mechanical and scientific methods will come into being to step up food production. There may well be an end to food as we know it today. In fact, meals as we know them may become a thing of the past. Food constituents and vitamins may be taken in the form of capsules, tablets, and pills. The thought of these highly artificial food constituents replacing present day foods may not be very relishing, but they may be the answer to food shortage and world famine. अब इस तरह से एक वो टेक्स्ट दिया गया होगा छोटा सा, और उसके नीचे क्वेश्चंस और ऑप्शन होंगे, जैसे ये, it is suggested in the passage that at a not too distant date, और से देखो पैसेज में सवाल है, सजेस्ट किया गया है कि नॉट टू डिस्टेंट डेट में क्या होने वाला है। अब ये देखो, द वर्ल्ड विल फेस सीवियर फैमिन, द रेट ऑफ ग्रोथ इन दिस वर्ल्ड पॉपुलेशन विल हैव बीन स्लोड डाउन, द वर्ल्ड्स फूड प्रोडक्शन विल डिक्लाइन ट्रेमेंडसली डिस्पाइट द पॉपुलेशन ग्रोथ, मेथड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग फूड प्रोडक्ट विल चेंज ड्रास्टिकली, आवर ट्रेडिशनल ईटिंग हैबिट्स विल हैव बीन कंप्लीटली रिप्लेस्ड। सो आपने उस अगर गौर करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सबका छोटा छोटा कहीं ना कहीं जो क्लू है वो आपको वहाँ पर मौजूद होगा। अगर आपने तेज़ी की, मेरी यहाँ पर बात सुन लो, मुझे अभी भी पता है, जैसे मैंने अभी लेक्चर को स्टार्ट किया था तो माशाल्लाह 2 बच्चों ने, अभी भी मेरे सामने वो टेक्स्ट मैसेज मेरे पास है, मगर मैं वो नाम नहीं बच्चों के लूँगा, ऑब्वियसली मेरे लिए सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़े
हमेशा सबको पता है जो मेरे पास पढ़े हैं कि मैं स्टूडेंट्स का बड़ा ख्याल रखता हूँ, बड़ी उनकी रिस्पेक्ट का ख्याल रखता हूँ, उनकी ईगो का बड़ा ख्याल रखता हूँ। मैंने कभी किसी को हर्ट नहीं किया, अल्लाह के फजल से दानिस्तगी से नहीं मैंने कभी हर्ट किया। ना दानिस्तगी में तो बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन दानिस्ता मैंने कभी स्टूडेंट किसी की को ना डिसहार्ट किया, ना डिस्करेज किया, और ना ही कभी इंसल्ट तो दूर की बात, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा, डांट डपट जरूर चलती रहती है। तो ये यहाँ पर भी मेरे सामने 2 स्टूडेंट्स ने ना जवाब दिया हुआ है, मतलब मैं समझा रहा हूँ और वो मुझे जवाब दे रहे हैं। मैं उसकी बेस पे कह रहा हूँ कि अभी भी मुझे पता है कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स जवाब सेलेक्ट कर रहे होंगे। यही चीज़ आपको समझनी है कि ऐसा नहीं करना, इन आदतों से बचना है। Many a times in my classes I've said that students do not fail because of any lack of their ability. They fail because of their habits. They build up over a period of time. So मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये सारे ऑप्शंस जो हैं ए से लेके ई तक, ये सारे कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर एक उसका इल्यूजन वहाँ पर मिल रहा है। अगर आपने पैसेज सही से पढ़ा हुआ, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि इस मैं एक आइडिया देता हूँ, सिर्फ आइडिया, आई एम नॉट टेलिंग यू राइट नाउ द आंसर, कि जब भी किसी क्वेश्चन के ऑप्शन को सिलेक्ट करना हो, जो कि मैं टेक्निक्स रीडिंग में जाके बताऊंगा भी, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये ध्यान रखो कि जिस चीज की पेनिट्रेशन पूरे पैसेज में नजर आए, जस्ट एक टच हो, उसको क्वेश्चन को इमीडिएटली सिलेक्ट नहीं, उस ऑप्शन को इमीडिएटली। पेनिट्रेशन से क्या मुराद है? एक तो मैं ये कह सकता हूँ कि जिसके गिर्द पूरी टॉपिक रिवॉल्व कर रहा हूँ, वो बात शायद समझना आपको है, लेकिन ये जो पेनिट्रेशन का लफ्ज़ है ना, ये समझ आ जाएगा। पेनिट्रेशन का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं ये ना करना कि इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना खुदा के लिए, जैसे कि ये वर्ल्ड है, वर्ल्ड फूड प्रोडक्शन का लफ्ज़ है, डिक्लाइन का लफ्ज़ है, ट्रेमेंडस का है, पॉपुलेशन ग्रोथ है। इन वर्ड्स की या इन जैसे मिलते जुलते वर्ड्स की डिस्कशन बार बार चल रही होगी, राइट? यानी उसका फूड प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा बात कर रहा हूं, हो सकता है ट्रेमेंडस और पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर बात। तो ये पेनिट्रेशन जब नजर आए, जिसकी पेनिट्रेशन ज्यादा नजर आए, वो ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है कि नहीं? अब आप जाके पीछे देखें कि फेमिन का जिक्र कहाँ हुआ होगा, आपको नजर आएगा, वो तो बिल्कुल आखिर में एक पॉइंट है, ये वर्ल्ड फेमिन बस, और उसके लिए पॉसिबिलिटी का लफ्ज यूज कर, दैट मे बी द आंसर टू फूड शॉर्टेज एंड फेमिन, दैट मे बी द आंसर। तो ये तो टॉपिक नहीं है, उसमें पूरे में सजेस्ट तो नहीं कर रहा। इसी तरह से अगर आप देखो, द रेट ऑफ ग्रोथ इन दिस वर्ल्ड पॉपुलेशन विल हैव बीन स्लोड डाउन, ठीक है ना? ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ इन दिस वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन की ग्रोथ का मौजू तो है ही नहीं इस पर डिस्कस हो रहा। इस पूरे को देखा, इट इज टू एक्सपेक्टेड दैट बाय द ईयर पीपल्स ईटिंग हैबिट्स विल हैव चेंज्ड, यहीं पे बात कर रहा था। और फिर ये जो हैबिट्स चेंज होगी, इसके पीछे कैसे चेंज होंगी? क्योंकि उसके ऑप्शंस आगे होंगे। वो कौन से होंगे? वो पिल्स यूज करेंगे, टैबलेट्स यूज करेंगे, विटामिन्स वहां से आ जाएंगे, ठीक है? इसी तरह से अगर इधर देखें, प्रोडक्शन विल डिक्लाइन ट्रेमेंडसली डिस्पाइट द पॉपुलेशन ग्रोथ, ये बात ही नहीं हो रही। मेथड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग फूड प्रोडक्ट्स विल चेंज ड्रास्टिकली, ये भी एक मेथड की बात शायद एक जगह पर कहीं हुई है। आवर ट्रेडिशनल ईटिंग हैबिट्स विल हैव बीन कंप्लीटली रिप्लेस्ड, दिस इज द ऑप्शन, दैट इज द टॉपिक, राइट? तो इस तरीके से आपने बड़े ध्यान से ऑप्शंस को देख के उस पूरे पैसेज को सेंस करके एक ऑप्शन को निकालना होगा। पहली बात, अगर आपको क्वेश्चन समझ आए। नंबर 2, आपको ये आंसर की मेथोडोलॉजी पता हो, तरीका पता हो कि कैसे आंसर को ढूंढते हैं, किस बात की जो पॉइंट है वो कहाँ है। देखो, इट इज सजेस्टेड इन द पैसेज, नॉट टू डिस्टेंट डेट, राइट? इसी तरह द ऑथर पॉइंट्स आउट दैट आर्टिफिशियल फूड, वो पॉइंट आउट करता है आर्टिफिशियल फूड के बारे में क्या पॉइंट आउट करता है। वेल अनफॉर्चुनेटली वी डेफिशिएंट इन विटामिन्स, कहीं बात ही नहीं हुई। कैन बी इकोनॉमिकली एंड इजीली प्रोड्यूस्ड, कहीं इतनी बात ही नहीं हुई ज्यादा। इज नॉट प्रैक्टिकल बट इट इज डिलीशियस, ये तो बात ही नहीं हुई, राइट? मे प्रोवाइड अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ ए फूड वर्ल्ड फूड शॉर्टेज। अब ये देखो, ये ऑप्शन क्लिक करना शुरू हो जाएगा। ये देखो, यहाँ पर हमने बात है दैट मे बी द आंसर टू फूड शॉर्टेज एंड वर्ल्ड फैमिन, रिप्लेसिंग प्रेजेंट डे फूड्स मे नॉट बी रिलेशन, राइट? ठीक है, किधर गया? will appeal greatly to the majority of the people, so option D आपको नजर आ जाएगा। points out that artificial food क्या करेगा? may provide a solution to the problem of a world food shortage। so अगर जिस तरह मैं आप देख लें कि मैं आपको आंसर जब बता रहा हूँ तो कैसे तरीके से 1 by 1 एक एक पॉइंट के ऊपर लेके जा रहा हूँ। जो मेरे पास पढ़े उनको पता है, मैं उधर भी इसी तरीके से गाइड करता था, ये वर्ड्स ऐसे होंगे, इस तरीके से आपको गौर करना है, तो आपको वो ऑप्शंस नजर आएंगे।
The main point emphasized in the passage is that, कौन सा main point emphasize किया गया है? Present eating habits must be preserved. अच्छा जी, कहीं नहीं ऐसी बात हुई must be preserved, होनी चाहिए, ये तो कहीं नहीं बात की. In the 21st century, the widespread use of artificial food will be inevitable. है जी, widespread use of artificial food will be inevitable. अच्छा, famine and food shortage in the world can only be overcome by reducing the population growth rate. इस पे बात ही नहीं हुई, ये बात ही नहीं हो रही कहीं. Artificial goods need not conflict with traditional eating habits. Artificial goods की बात ही नहीं हो रही. Mechanical and scientific methods are indispensable for the production of vitamin. कहीं बात नहीं हो रही. तो ऑप्शंस आपको सामने नजर आना शुरू हो जाएगा. कहाँ पर लिखा? In 21st century, the widespread use of artificial food will be inevitable. Main point ये emphasize कर, right? ठीक है जी. ये अब जरा थोड़ी देर के लिए नवीन चैट बॉक्स ऑन करें, जरा मैं देखूं जवाब कोई देते हैं. यहाँ पर मैंने कुछ पूछना है इनसे. नवीन चैट बॉक्स ऑन कर दिया है. हाँ, बॉक्स ऑन करने बोले ना ये तो. हम जिंदा हैं सर. मैंने अब नजर दौड़ाई है, देखो कैसे इन्होंने जवाब देने शुरू किए हैं. हाँ, हम जिंदा हैं. अच्छा, राइट हो गया जी, बिल्कुल ठीक हो गया. अच्छा, मुझे बता दो, अब मुझे सिर्फ इतना बता दो, बातें समझ आई हैं? कुछ बातें समझ आई हैं? कंफ्यूजन तो नहीं पैदा होगी? बातें समझ आ गई? ओके, कंफ्यूजन नहीं है और मुश्किल भी चीजें नहीं है, हो जाएंगी. अब जब हम लेक्चर शुरू करेंगे तो समझ आ जाएंगी, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दिया था कि मैं कितनी चीजें स्किप करूंगा, कितनी चीजें आराम से बताऊंगा, कौन सी चीजें फिर आगे लेक्चर में होंगी. 4 मिनट्स. आई शुड गिव यू 3 मिनट्स आई थिंक. इसको जरा समझ लें. देखो, जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो सेंटेंस कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है ना, उसके ये 2 बेसिक फॉर्मूलाज हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. ये जो पहला वाला फॉर्मूला है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर यूज होता है. बस, दैट्स ऑल. सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. मैं हर चीज समझाऊंगा, आप गौर से सुनते जाना बस. दूसरा जो फॉर्मूला है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, पूरी इंग्लिश में यही फॉर्मूला बार बार यूज होता है. यानी सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में पहले वाला, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला. बाकी सारी इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला यूज होता है. पहला पॉइंट नंबर, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, और आप सुनते रहें जी, मुझे टेक्स्ट नहीं करें, बात सुन सकते. अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब आपने सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना होता है तो सब्जेक्ट सिर्फ ही शीट को नहीं कहते. इसके बारे में ज़हन में रख लें कि ये डूअर ऑफ एक्शन है. सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर ऑफ एक्शन. आप ये नोट करें कि जो चीज एक्ट कर रही होगी ना, एक्ट कर रही होगी, दैट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. जो कुछ भी आपने ग्रामर में पढ़ा, आपके टीचर्स ने पढ़ाई, किताबों में लिखा, उसको थोड़ी देर के लिए साइड पर कर दे. यू नाउ हैव टू बिलीव कि सब्जेक्ट जो है ना, वो इट्स नॉट ही, शी, इट. इट इज ओनली द डूअर ऑफ एन एक्शन. राइट? सबसे पहली बात तो ये है. और वर्ब ऑब्वियसली इज एन एक्शन. तो जो डूअर ऑफ एक्शन है, अंग्रेजी जुबान के अंदर, अंग्रेजी लैंग्वेज के अंदर, डूअर ऑफ एक्शन के मुताबिक एक्शन की शक्ल होनी चाहिए, वर्ब की शक्ल होनी चाहिए. क्यों होनी चाहिए? टेंसेस क्या है, मैंने बताया था अपनी क्लासेस में, दोबारा मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि टेंसेस आर ऑल अबाउट ह्यूमन सिचुएशन, ह्यूमन एक्टिविटीज इन अ पर्टिकुलर टाइम. आपको वो जुमलों के हिसाब से पढ़ाते हैं, वो जाता है, वो जा चुका है, और आप उन लफ्ज़ों को याद कर लेते हो. जबकि सेंटेंसेस को, अंग्रेजी जुबान को आपकी लाइफ से लिंक करके पढ़ाया जाना चाहिए. वो ह्यूमन सिचुएशन के बारे में बात करते हैं इन पर्टिकुलर टाइम. मिसाल के तौर पर, मुझे अभी कॉल आएगी तो मैं कहूँगा मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास में हूँ. तो ये जो मैं क्लास में हूँ, बेसिकली इसका मतलब यही है कि मैं क्लास ले रहा हूँ. तो ये कंटिन्यूस टेंस ऑब्वियसली कहलाता है. तो कंटिन्यूस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा या कौन सा वर्ब लगेगा और किस सब्जेक्ट के साथ लगेगा, किस डूअर के साथ लगेगा. डूअर 2 तरह के होते हैं, एक सिंगुलर डूअर है, एक प्लूरल डूअर है. यानी वो सिंगुलर है, अकेला है, तन्हा है, और एक प्लूरल है जो कि 2 या 2 से ज़्यादा हैं. ठीक है? तो हर सब्जेक्ट जो सिंगुलर है उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, हर जो प्लूरल है उसके साथ प्लूरल आएगा. जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही है तो ही वर्क्स होगा,
इसको कहते हैं सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्री करना. शी है तो वर्क्स होगा, दे है तो वर्क होगा. अब ये तो है सिंपल टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट. लेकिन जब हम आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट में, तो फिर दो चीजें और ऐड हो जाती है कि हेल्पिंग वर्ब ऐड हो जाता है, वर्ब, यानी शी इज वर्किंग, ही इज वर्किंग और दे आर वर्किंग. तो ये जो उसके सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगना, इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं. डिफरेंट टेंसेस में डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स हैं. इसी तरह मॉडल वर्ब्स का मतलब ये है, ये डिफरेंट मॉडल वर्ब्स में डिफरेंट, वो भी हेल्पिंग वर्ब ही हैं. हर सब्जेक्ट के साथ जो मॉडल वर्ब लग रहा है, उस वर्ब के मॉडल वर्ब के हिसाब से उसकी वर्ब की फॉर्म लग रही है. ठीक है कि नहीं? तो पहले तो आपको ये बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस है. अब जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट जो है डूअर ऑफ एक्शन, मैंने कहा वो सिंगुलर होगा. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब सिंपल जुबान में क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगे, और प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगे. मिसाल के तौर पर मैं इधर लिख के दिखाता हूँ, एक छोटी सी बात, जारी बात है इसमें ऐसे स्टूडेंट्स भी बैठे जिनको बेसिक्स भी नहीं अभी पता. अगर मैं सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करूं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ये कहता है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही के साथ मैं लिखूंगा वर्क्स, ही वर्क्स हार्ड, ये वर्क्स आ गया. ठीक है. अगर मैं इसकी जगह लिखता हूं ही वर्क हार्ड, तो ये गलत हो जाएगा, ये इनकरेक्ट है. इसी तरह दे वर्क हार्ड, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं दे वर्क्स हार्ड, तो ये गलत हो जाएगा. ठीक है ना? ये है सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्री करना. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब कि अ वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट इन पर्सन और नंबर. अ वर्ब must agree with the subject in person or in number. With the subject in person or in number, ये होता है इसका मतलब. अब हर टेंस का सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब की शक्ल होगी वो डिफरेंट होगी. जैसे ये यहाँ पर वर्क है प्रेजेंट टेंस के अंदर, अगर ये पास्ट होगा तो ये ईडी है. तो पास्ट के अंदर चूंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, इसको हम नहीं कहते, इस पर चेंज नहीं आता, बाकी सब में टेंसेस में चेंज हो रहा होता है. अगर ये परफेक्ट है तो हैव आ जाएगा, दे हैव वर्कड हो जाएगा, और अगर ये है तो ही हैज वर्कड आ जाएगा. ये इस अमल के नाम को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, राइट. अब अगर आपको टेंसेस आते होंगे, मॉडल वर्ब्स आते होंगे, तो आपको पता होगा कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब और किस शक्ल का हेल्पिंग वर्ब लगता है. एक बात. दूसरी बात, अब सब्जेक्ट का मतलब सिर्फ ही शीट नहीं है. सब्जेक्ट जो होगा वो डूअर ऑफ एक्शन है, वो एक वर्ड भी हो सकता है, वो एक फ्रेज भी हो सकता है, वो एक क्लॉज भी हो सकता है. एक बात मैं दोबारा समझा दूं, एक बच्चे का मैसेज आया हुआ है, मुझे मैसेज मत करें, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, डोंट वरी, आपको सब समझ आएगा. आप सिर्फ तहम्मुल के साथ चलते रहें, जिस चीज बात हो रही है उस पर फोकस रखना बेटा, इंशाल्लाह हर चीज समझ आएगी. आप इसी घबराहट में मैसेज करने शुरू कर देंगे ना, मेरी बात भी सुन पाएंगे. आपको इस वक्त बेशक टके का पता ना हो, नो प्रॉब्लम, but if you just remain consistent and focused and pay attention to what I'm saying, आप देखेंगे स्लोली हर चीज होगी. क्योंकि मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं, जीरो लेवल पे होते हैं, खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाते हैं. अभी सिर्फ चीजों को समझे, जहां पर हैं तवज्जो दें उस पर. सब्जेक्ट क्या है? अगर आप सब्जेक्ट के बारे में सिर्फ ये ज़हन में रख लो कि इट इज डूअर ऑफ एक्शन, जो कोई एक्ट कर रहा होगा. ठीक है. एनीवन हु is acting or doing an act, इसको डूअर कहते हैं. अगर आप ये समझ जाएंगे कि डूअर ऑफ एक्शन से क्या मुराद है, एनीवन हु इज एक्टिंग और डूइंग एन एक्ट, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं. तो फिर उसके बाद आपको ये बात समझनी है कि सब्जेक्ट वो एक इंसान, एक नेम, एक शख्स भी हो सकता है, वो सब्जेक्ट एक लफ्ज भी हो सकता है, वो सब्जेक्ट एक फ्रेज की शक्ल में भी हो सकता है, वो सब्जेक्ट एक क्लॉज की शक्ल में भी हो सकता है. वर्ड का तो सबको पता है, फ्रेज का अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, 2-3 वर्ड्स का मजमूए को फ्रेज कहते हैं, विच डज नॉट कन्वे अ कंप्लीट थॉट. 2-3 वर्ड्स का मजमूआ तो हो लेकिन पूरी बात ना समझ आए. मिसाल के तौर पर इन द कॉर्नर, ये इन द कॉर्नर एक फ्रेज है,
लेकिन बात पूरी समझ नहीं आ रही कि क्या इन द कॉर्नर, राइट? क्लॉज सेंटेंस को ही कहते हैं, सेंटेंस ही क्लॉज होती है, मगर इसको क्यों क्लॉज कहते हैं? जब तीन या दो से ज्यादा सेंटेंसेस इकट्ठे होके एक सेंटेंस बनाएं तो फिर हम उस सेंटेंस के हर पार्ट को क्लॉज, ग्रामेटिकली टर्मिनोलॉजी यूज करके कहते हैं क्लॉज है ये। क्लॉज का मतलब होता है पार्ट, राइट? सो एक सेंटेंस जो कि कंसिस्ट ऑफ दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस पे मबनी हो तो फिर हर पार्ट को हम कहेंगे क्लॉज। और हर क्लॉज की एक नेचर होगी, या तो वो इंडिपेंडेंट होगी या वो डिपेंडेंट होगी। इंडिपेंडेंट का मतलब उसके अपने एक मीनिंग है, उसको किसी से अलग भी कर दिया जाए तो कोई फर्क उसके मीनिंग पे नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली मीनिंग समझ आ जाता है। जबकि डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब होता है कि उसको जब किसी के साथ मिलाएंगे तो पूरी बात सही समझ आएगी, अदरवाइज पूरी बात समझ नहीं आएगी, उसका मीनिंग डिपेंड कर रहा है। तो ये पूरे के पूरा पार्ट भी एक सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है और फ्रेज भी रोल प्ले कर रहा है और सब्जेक्ट ऑब्वियसली वर्ड भी प्ले कर रहा है। सब्जेक्ट से बुरा फिलहाल ये कहने का मतलब है कि सिर्फ ये नहीं समझना कि वो सिर्फ ही शी या इट होगा। हैविंग सेड दिस, अब जरा समझ लो टाइप ऑफ सब्जेक्ट। ये सिंपल सब्जेक्ट है, राशिद ये नाम है, इज, तो राशिद इज होना चाहिए, राशिद के साथ इज आता है, ये इसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एक होता है कंपाउंड सब्जेक्ट, राशिद एंड रजवान दो मिल गए नाउन, सिट, तो उसके हिसाब से चूंकि जब दो मिल जाएं तो कभी सिट्स नहीं लगेगा, सिट लगेगा, या इज नहीं सिट लगेगा, आर सिटिंग लगेगा, इज सिटिंग नहीं लगेगा। इसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है? अब ये है वो जो सेकंड वाला है ना, कंपाउंड सब्जेक्ट, राइट? ये सब्जेक्ट जो दो होंगे इनके अंदर मुख्तलिफ कंडीशंस आती हैं जो मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा। किसी भी सेंटेंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको ये सेंस करना है, सेंस द रियल सब्जेक्ट। क्योंकि एक सेंटेंस हो सकता है ऐसे अल्फाज लेके चले, ऐसे नाउन लेके चले, ऐसे प्रोनाउन लेके चले जिनमें से जो हर कोई सब्जेक्ट लग रहा हो। आपने एग्जामिन करना है कि रियल सब्जेक्ट कौन सा है, हु इज द रियल सब्जेक्ट। इसकी सबकी एग्जांपल्स आएंगी, जो बातें मैं कर रहा हूं तमाम की एग्जांपल्स आएंगी, राइट? हर एक की रियल एग्जांपल आएगी। बल्कि मैं इधर एक एग्जांपल दे देता हूं आपको ताकि यहाँ पे जो समझ आ जाए कि रियल सब्जेक्ट कौन सा है। मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखता हूं नॉट ओनली द प्रिंसिपल, बल्कि ये मैंने एग्जांपल क्लास में दी भी हुई है, प्रिंसिपल बट ऑल्सो द टीचर्स, ठीक है कि नहीं? बट ऑल्सो द टीचर्स, ये मैंने एग्जांपल मेरे स्टूडेंट्स ने ली हुई है, उनको याद होगी, इज प्लेइंग, और उसके बाद ये है द प्रिंसिपल कॉमा एज वेल एज द टीचर्स, और फिर इज आर प्लेइंग। अब ये जैसे सेंटेंसेस दिए ना, इसमें से ये सेंटेंस, अब ये देखो प्रिंसिपल भी सब्जेक्ट है, लग रहा है सब्जेक्ट है, टीचर्स भी सब्जेक्ट है, तो रियल सब्जेक्ट कौन सा है? रियल से मुराद ये है जिसको समझना कि रियल सब्जेक्ट से मतलब इस वक्त कौन एक्शन कर रहा है, इस सेंटेंस में कौन एक्शन करता हुआ नजर आ रहा है, ये है रियल सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन डूअर ऑफ एक्शन को कहते हैं सब्जेक्ट। तो देखने में तो दोनों सब्जेक्ट लग रहे हैं, ये भी प्रिंसिपल ओहदे का नाम है, टीचर्स भी ऑब्वियसली टीचर्स हैं, तो देखने में लग रहा है ये दोनों टीचर्स सब्जेक्ट्स होंगे, राइट? लेकिन इसमें रियल सब्जेक्ट जो इस वक्त एक्ट कर रहा है वो कौन सा है, इसको पहले सेंस करना, पहला काम क्या है, उस रियल को आइडेंटिफाई करना। एंड देन दूसरा काम क्या है, अकॉर्डिंगली आइडेंटिफाई द रेलेवेंट वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, उसके हिसाब से वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को आइडेंटिफाई करना। सो नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द टीचर्स में ये टीचर्स रियल सब्जेक्ट है, क्योंकि इस फ्रेज के अंदर बट ऑल्सो के बाद जिसके ऊपर रेफर किया जा रहा है वो एक्शन जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, इंडिकेट किया जा रहा है, वो असल सब्जेक्ट है। तो वो चूंकि प्लूरल है इसलिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा। ये है चीज जो डिसाइड करती है कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे बनेगा, या कौन सा वर्ब लगेगा या कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। पहले आपको आइडेंटिफाई करना है रियल सब्जेक्ट कौन सा। दूसरे वाले केस में ये द प्रिंसिपल रियल सब्जेक्ट है, डिस्पाइट के एज वेल एज टीचर्स भी दिया हुआ है, लेकिन जिनको रूल पता है
वो ये जानते हैं कि जब भी कॉमा के अंदर चीज आएगी वो नॉन एसेंशियल होती है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, तो ये वाला सब्जेक्ट काउंट नहीं होगा, इसमें पहले वाला सब्जेक्ट काउंट होगा, द प्रिंसिपल, क्योंकि ये रियल सब्जेक्ट है, इसके मुताबिक हम इज लगाएंगे ना कि आर लगाएंगे। ये है मतलब। तो जब कंपाउंड सब्जेक्ट आते हैं तो वो इस शक्ल में, मुख्तलिफ शक्लों में होंगे, इतना सिंपल नहीं लिखा होगा, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए है। एक होता है नाउन फ्रेज, सब्जेक्ट तीन शक्ल के होते हैं, सिंपल सब्जेक्ट एक शख्स का नाम है, मतलब या कुछ भी हो सकता है, एक वर्ड हो सकता है, यहाँ पर मतलब ये था बताने का। कंपाउंड सब्जेक्ट, ये कंपाउंड मैंने दो एक कंपाउंड की एग्जांपल दे दी है कि हालांकि कंपाउंड थे लेकिन कैसे लिखे हुए थे। और नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज का मतलब है कि वो पूरा फ्रेज एक नाउन की तरह एक्ट कर रहा होगा, एक सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा होगा। द नेक्स्ट पर्सन स्पीकिंग इन द कॉन्फ्रेंस, राइट, द नेक्स्ट पर्सन स्पीकिंग इन द कॉन्फ्रेंस, ये नाउन फ्रेज है, राइट। द नेक्स्ट पर्सन स्पीकिंग इन द कॉन्फ्रेंस, ये इज द एमडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। मैंने एग्जांपल सिंपल दिए हैं ताकि आपको ये पहले समझने में आसानी हो जाए। द नेक्स्ट पर्सन स्पीकिंग इन द कॉन्फ्रेंस, राइट, ये पूरे का पूरा, अब ये पूरा देखो ये यूज हो रहा है, ये पूरा फ्रेज है, नेक्स्ट पर्सन स्पीकिंग इन द कॉन्फ्रेंस। तो इसमें सब्जेक्ट ढूंढना कि ये सब्जेक्ट असल है, इज द एमडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल इस तरह की सिंपल नहीं लिखा हुआ, सीधा सीधा एक वर्ड नहीं लिखा हुआ, या इस तरह नहीं कंपाउंड नहीं लिखा हुआ, पूरे एक फ्रेज की शक्ल में लिखा हुआ है। तो ये सबसे पहले तो समझ लो कि ये है सब्जेक्ट। अभी मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या है और सब्जेक्ट कितनी शक्ल के होते हैं। ये जो वर्ड्स हैं इनको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब्स और ये हेल्पिंग वर्ब्स, इनमें फर्क समझ लो। यानी आपको नजर आ रहा होगा कि ये लिंकिंग वर्ब्स लिखे हैं तो ये नीचे हेल्पिंग वर्ब में भी शक्लें नजर आ रही हैं, तो फर्क क्या है, फर्क आज समझ लो। लिंकिंग वर्ब का फर्क का मतलब ये है कि वो सिर्फ किसी भी सब्जेक्ट को या नाउन को लिंक करता है रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ, वो उसका तल्लुक किसी एक्शन के साथ नहीं है, वो कोई एक्शन को मॉडिफाई नहीं करता, एक्शन की शक्ल को शेप नहीं देता। जबकि हेल्पिंग वर्ब का मतलब ही ये है कि वो आगे आने वाला जो भी एक्शन होगा उसकी शक्ल को डिजाइन करेगा, उसको डिटरमिन करेगा। मिसाल के तौर पर आई एम प्लेइंग, ही इज थिंकिंग, थिंक से थिंकिंग कर दिया, शी हैज थॉट, थिंक की जगह थॉट कर दिया, तो इसने आने वाले वर्ब की शक्ल को भी डिजाइन करके रख दिया, इसलिए हम इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। सो इट इज कनेक्टेड विद द वर्ब्स। जबकि लिंकिंग वर्ब किसी वर्ब के ऊपर काम नहीं कर रहा होता, वो तो सिर्फ कनेक्ट करता है, जोड़ता है, कनेक्ट करता है रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। मिसाल के तौर पर ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, शी इज एन एम्पैथेटिक डॉक्टर, राइट। तो ये जो सिंपैथेटिक डॉक्टर, तो ये जो लफ्ज है ये लिंक कर रहा है कि किसी वर्ब को शक्ल नहीं दे रहा है, इसलिए हम इनको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। सो एक लिंकिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है। आपने देखना है जब वो किसी वर्ब की शक्ल को मॉडिफाई कर रहा है तो वो हेल्पिंग वर्ब है, अगर वो मॉडिफाई नहीं कर रहा, सिर्फ रेस्ट पार्ट ऑफ द कनेक्ट कर रहा है सेंटेंस से, तो वो लिंकिंग वर्ब है। पर दोनों ही यूज होंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिहाज से। अब बेसिक रूल समझ लो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। ऑलवेज आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, जो मैंने अभी आपको बताया कि पहले तो आइडेंटिफाई करो कि सब्जेक्ट कौन सा है, एक्चुअली सब्जेक्ट कौन सा है, और फिर उसकी लोकेशन कहां पर है। वो ये अभी जो सेंटेंस लिखा था इसमें यहां पर ये वाला सब्जेक्ट था, ये वाला, इसकी लोकेशन किधर थी, वर्ब के साथ थी। इसको हम NSR रूल कहते हैं, NSR रूल, नियरेस्ट सब्जेक्ट रूल, राइट। इसमें कौन सा है, ये वाला सब्जेक्ट था, असल आइडेंटिफाई किया हमने, ये सब्जेक्ट था, और इसकी लोकेशन कहां पे, ये शुरू में है, इसे कहते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट रूल, शुरू में है, ठीक है, इसको फर्स्ट सब्जेक्ट रूल कहते हैं। तो पहले सब्जेक्ट के हिसाब से वो कौन सा है, वो सिंगुलर है, तो उसको हम देखेंगे, क्योंकि हमें इस जुमले से पता चला कि ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, लिहाजा पहला वाले सब्जेक्ट पे जोर दिया जा रहा है। तो पहला वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है, लिहाजा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो ये रूल होता है किसी सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का और उसकी लोकेशन को। जब वो आइडेंटिफाई हो जाए तो ऑब्वियसली फिर उस हिसाब से आप वर्ब और हेल्पिंग वर्ब लगा लेते हैं, अगर आपको ग्रामर याद भी हो। अब ये देखिए एग्जांपल, अ गुड स्टूडेंट, अ गुड स्टूडेंट सिंगुलर है, अ गुड स्टूडेंट नोज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से कभी भी नो नहीं लगाना, नोज लगाना है, SCIS का इजाफा होता है अगर इंडेफिनिट टेंस आता है। द वैल्यू ऑफ टाइम, पीपल हु नो द वैल्यू ऑफ टाइम, अब पीपल इज प्लूरल, तो पीपल के बारे में बात हो रही, पीपल हु नो द वैल्यू ऑफ टाइम आर ऑलवेज। गो के बीच में ये एलूजन आया, हु नो, ठीक है, ये प्रोनाउन यूज हुआ है, और प्रोनाउन किसके बारे में यूज है, ये हु इटसेल्फ, हु इटसेल्फ सिंगुलर या प्लूरल के बारे में तो नहीं बताता,
आपको देखना पड़ेगा वो किसके साथ लगा हुआ है, वो किसको मॉडिफाई कर रही है, एज ए मॉडिफायर है, ये मॉडिफाई कर रहा है पीपल को, पीपल के बारे में बता रहा है, तो पीपल प्लूरल है, पीपल हु नो, हु इटसेल्फ सिंगुलर प्लूरल के बारे में नहीं बताता। तो आपको देखना है ये किस प्रोनाउन के साथ या किस नाउन के साथ लगा या किस सब्जेक्ट के साथ लगा, वो सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, वो प्लूरल है, तो प्लूरल होगा तो फिर इसी हिसाब से ये भी ट्रीट होगा। इसके आगे आने वाला वर्ब भी देखो प्लूरल लगा हुआ है, सॉरी इसके आगे आने वाला वर्ब भी प्लूरल लगा हुआ है, तो पीपल हु नो, तो ये सारे प्लूरल हैं, तो फिर प्लूरल वर्ब आएगा, आर ऑलवेज सक्सेसफुल इन लाइफ। ठीक है जी, ये है एग्जाम्पल इन ऑर्डर टू एक्सपाउंड यू कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। तो रूल नंबर 1 क्या है, पहला रूल समझ लें। पहला रूल, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय, ये पहला रूल समझ लें, जब दो सब्जेक्ट्स, अब अभी तक आपको सब्जेक्ट की समझ आ गई होगी, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है, फिर सब्जेक्ट को कैसे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पहले सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, फिर उसके मुताबिक वर्ब लगाना जरूरी है, राइट। और अगर टेंसेज आते हो तो फिर आपके, या मॉडल वर्ब्स आते हो तो फिर ऑब्वियसली आप इन रूल्स की मदद से आसानी से डिटरमिन कर लेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है उसको असेस कर सकेंगे। अब पहला रूल ये है कि जब दो सब्जेक्ट्स हों उनको अगर हम एंड से ज्वाइन करें उस वक्त द वर्ब जो होगा वो प्लूरल होगा। दो सब्जेक्ट्स हों और दोनों डिफरेंट हों, दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हों, आर जॉइंड बाय एंड, उनको एंड से जोड़ें तो फिर वर्ब प्लूरल आएगा। माय ब्रदर एंड हिज फ्रेंड आर, राइट। वो मल्टीपल चॉइस पे तो डेफिनेटली इस तरह के ऑप्शन देगा ना, 4 ऑप्शन दे देगा, तो आप आइडेंटिफाई करना होगा, आपको रूल पता होगा कि दो हैं और दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट है, तो आप आइडेंटिफाई कर रहे हो आर एब्सेंट टुडे। रूल नंबर 2 कहता है व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स, अब यहां पर लफ्ज सब्जेक्ट नहीं यूज कर रहा हूं मैं, टू सिंगुलर नाउन्स यूज कर रहा हूं, राइट। टू सिंगुलर नाउन्स क्यों कर रहा हूं, क्योंकि वो एक ही शख्स के लिए यूज होते हैं। जॉइंड बाय एंड रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, वो एक ही शख्स के बारे में, एक ही चीज के बारे में, एक ही चीज के दो नाम हो, बेशक वो दो लग रहे हैं, दो हैं, बट एक ही शख्स के बारे में, एक ही चीज के बारे में, उस वक्त वर्ब सिंगुलर होगा, आपने उसको एक ट्रीट करना है। एग्जांपल, द कैप्टन एंड कोच ऑफ द टीम, ये एग्जांपल मैंने क्लास में 1-2 दी हुई है ऐसी। द कैप्टन एंड कोच ऑफ द टीम, तो कैप्टन एंड कोच ऑफ द टीम हैज बीन सेट। अब आपसे में से जो लोग नहीं जानते या जिनको नहीं पता, वो पूछेंगे कि सर ये कैसे पता चलेगा कि ये दोनों एक ही हैं या डिफरेंट है। तो उसका रूल ये है कि अगर इसके साथ भी आर्टिकल लगा होता, दी, जैसे इधर लगा हुआ दी कैप्टन, अगर दी लगा होता तो ये दो डिफरेंट होते, फिर हमने प्लूरल लगाना था, फिर हैव बीन लगाना। लेकिन चूंकि ये एक ही शख्स है, कैप्टन एंड कोच एक ही शख्स है, क्योंकि इधर आर्टिकल नहीं लगा हुआ, तो ये एक शख्स की जा रहा है, फिर हम लिखेंगे हैज बीन। तो ये एक सब यानी सब्जेक्ट पर कैसे चला गया कि एक सिंगुलर है, ये मैंने निशानी बता दी कि अगर इधर आर्टिकल होता दी तो फिर दो होते, नहीं है तो इसका मतलब ये एक ही है, और इसके हिसाब से फिर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा जो भी होगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट लिखा हुआ तो हैज है, अगर ये कंटिन्यूस होता तो इज होता, अगर पास्ट कंटिन्यूस होता तो वाज होता, ठीक है कि नहीं। इसी तरह यही चीज वाइस वर्सा फॉर पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस अगर एक्टिव वॉइस होते हैं तो पैसिव वॉइस में भी इसी तरीके से चलते हैं। नंबर 3 है कि सेंटेंस बिगिंस विद हियर और देयर। अब जिन्होंने क्लास में मुझसे लेक्चर लिया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, उनको याद होगा कि हम वहां पर चीजें किसी और अंदाज से पढ़ते हैं, उसमें मैंने रूल्स कुछ बताए थे, 8-10 रूल्स बताए थे। यहाँ पर रूल्स ज्यादा हैं, थोड़ी एक्सपेंशन करके मैंने चीजें बताई हैं ताकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें, और ये रूल मैंने नहीं बताया होगा, लिहाजा वो गौर से सुने। इफ अ सेंटेंस बिगिंस विद हियर और देयर, राइट, तो फिर कैसे पता चलेगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट है या वर्ब है। तो इसकी बात सुन लो, इसका मतलब ये है जब हेयर से शुरू हो या देयर से शुरू हो, तो जो उसके बाद आ रहा है सब्जेक्ट, उसके बाद फॉलो, वो जो बाद सब्जेक्ट है उसको सेस करो, वो सिंगुलर है या वो प्लूरल है। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाओ, हियर इज तब लगाओ, आपको पता होना चाहिए कि मैं आगे सब्जेक्ट कौन सा यूज करूंगा, यानी मैं सिंगुलर वर्ड यूज करूंगा या प्लूरल वर्ड यूज करूंगा। द लिस्ट है तो दी वैसे भी किसी एक चीज को जाहिर कर रहा है, पर्टिकुलराइज कर रहा है, तो द लिस्ट तो इज, हियर इज द लिस्ट ऑफ आइटम। बेशक इधर आइटम्स लिखा हुआ है मगर ये आइटम्स फॉल कर रहे हैं लिस्ट के अंदर। ये इतना आसान नहीं, मैं समझा रहा हूं तो आपको शायद आसान लग रहा हो, लेकिन ये बात समझ लेना, यही चीजें कंफ्यूज कर देती हैं। आइटम्स पे नहीं देखना, आपने देखना कि बात किसकी हो रही है, मैं चीज किसकी बात करूं, मैं तो लिस्ट की बात करूं तो लिस्ट तो एक ही चीज को कहते हैं, बेशक उसमें आइटम्स प्लूरल है। इसी तरह देयर आर मेनी थिंग्स प्लूरल है, बेशक वो सारी की सारी चीजें लिस्ट के अंदर है, मगर फौरन बात किसकी हो रही है, फौरन जो देयर के बाद जो सब्जेक्ट आता है वो कौन सा आ रहा है, वो प्लूरल प्लूरलिटी की फॉर्म में आ रहा है। तो देयर आर मेनी थिंग्स
تو many things نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہاں پر ہیلپنگ ورب جو آئے گا وہ پلورل آئے گا. Rule number 4, if two subjects, one singular and one plural, اگر دو سبجیکٹ اکٹھے کرنے ہیں, ایک ان میں سنگولر ہو ایک پلورل ہو, اور ان کو either اور سے جوڑا جائے neither nor سے جوڑا جائے, تو اس میں اصول یاد رکھو کہ یہ جو لفظ ہے نا اور نور, یہ سٹریسرز ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں سٹریسرز, انڈیکیٹرز بھی کہہ سکتے ہیں, سٹریسر بھی کہہ سکتے ہیں. یہ سٹریس کر کے بتا رہے ہیں کہ آگے کی بات ہو رہی ہے. پہلے والے کو اسکپ کر دو, آئدر کے بعد جو لکھا اس کو اسکپ کر دو, اور کے بعد جو لکھا اس کو پریفر کرنا ہے, نور کے بعد جو لکھا اس کو پریفر کرنا ہے, اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہے. وہ اگر سنگولر ہو تو سنگولر ہیلپنگ ورب لگاؤ, اگر وہ پلورل ہو تو پلورل ہیلپنگ ورب لگاؤ. یہ دیکھو, neither the players, نور ہے, نور دا کوچ. اب نور کے بعد جو لفظ آ رہا ہے وہ سنگولر آ رہا ہے, تو لہٰذا سنگولر لگا دو, از جوائننگ. اسی طرح سے either the father or the children, تو چلڈرن پلورل آ رہا ہے, اور کے بعد جس پہ اسٹریس ہے وہ پلورل ہے, آر لگا دو, آر اٹینڈنگ دا سیرمنی. رائٹ. چونکہ ابھی ہم نے کہہ لیں کہ ٹیسٹ جو رکھا ہے وہ صرف ایک انڈرسٹینڈنگ اور انالیسس کے لیے رکھا ہے, اس لیے میں 5 رولز پہ بند کر رہا ہوں, اور باقی جو میرے اسٹوڈنٹس پہلے کلاس لے چکے ہیں ان کو یاد رہنا چاہیے کہ اس وقت ہم جب آگے کلاس چلے گی اس پہ تقریباً 20-25 رولز آئیں گے, اور پھر آپ کو پراپر ایک سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کا ٹیسٹ دیا جائے گا اور وہ آپ کریں گے. ابھی فی الحال آپ یہ 5 رولز کی بیس کے اوپر پلس جو پیچھے چھوٹی سی جنرل میں نے آئیڈیاز دیے ہیں, انفارمیشن دی ہے موڈیفائرس کے بارے میں بھی اور باقی چیزوں کے بارے میں, اس کی بیس کے اوپر وہ آپ اٹیمپٹ کر کے ایسیس کر لیں کہ اس وقت آپ کس پوزیشن پہ ہیں. آپ کو صرف یہ اندازہ ہو جائے کہ آپ اس وقت کون سی پوزیشن پہ کھڑے ہیں. اور یہاں سے, اور ایک میری بات بڑے غور سن لیں کہ آپ دیکھیں کہ آپ سب بیچز کے لیکچرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں, رائٹ. آپ نے اسائنمنٹس کی ہیں, چیک کروائی ہیں, نہیں کروائی ہیں, محنت کی ہے نہیں کی ہے, لیکن دس از دا ٹائم جب آپ کو پتہ چلے گا کہ آج اتنی تیاری کے بعد یا لیکچرز لینے کے بعد بھی آپ کہاں کھڑے ہیں. یہ ٹیسٹ ایک ہلکا سا اندازہ ضرور دے گا, ہلکا سا اندازہ, فل اندازہ تو نہیں دے سکتا بٹ ایک ہلکا سا اندازہ ضرور دے گا. لیکن اس اندازے کو بھی آپ سیریس لو, ٹھیک ہے, کہ آپ کو 2 چیزوں پہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ایک اس رزلٹ کے اوپر جو بھی ابھی آپ کرو گے کہ سیریس لینا ہے آپ نے, اور دوسرا اس کی انٹینسٹی کے اوپر. پازیٹیوز یا کنیکٹیوز ہوتے ہیں, یہ نارملی کامرس کے اندر ہی آتے ہیں. یہ دیکھیں دونوں میں نے سینٹینس لکھے ہیں, ٹھیک ہے. اور جب یہ کامرس کے اندر آتے ہیں تو ان کے ساتھ جو بھی چیز ہوتی ہے اس کو سمجھ لو کاؤنٹ ہی نہیں کرنا. رول یہ ہے اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کرنا, کیونکہ وہ نان اسینشیل میں آتی ہے, وہ چاہے سنگولر ہو پلورل ہو. ہم نے اس کو نہیں دیکھنا, آپ نے ہمیشہ اس سے پہلے والے کو دیکھنا. یہ دیکھو, اب اگر دیکھو امجد اکمپنیڈ بائی ہز وائف, بے شک یہ 2 ہیں سبجیکٹ, وائف بھی امجد بھی, لیکن یہ نان اسینشیل انفارمیشن ہے. ایک تو کامرس کے اندر آ رہی ہے, دوسرا یہ جو لفظ لگے ہوئے کنیکٹیوز یہ بتاتی یہ ہیں کہ یہ ایکسٹرا انفارمیشن ہے. آپ کو فوکس کرنا ہے پہلے والے سبجیکٹ پہ. وہ سنگولر ہے تو پھر سنگولر لگاؤ, از ٹریولنگ. اگر وہ پلورل ہو تو پلورل لگانا, جیسے یہاں پہ ٹیچرس تو آپ آر بزی لگاؤ. So you won't consider the one which is within the brackets. You won't consider the one which is within the brackets. اس کو آپ نہیں کرو گے, ٹھیک ہے کہ نہیں. آگے بات سمجھ. I think اتنا کافی ہے آغاز آپ کا اسٹارٹ دینے کے لیے, ایک وارم اپ سیشن. I would call it a warm up session. نوید کائنڈلی آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی سر میں سن رہا ہوں. بس یہ وارم اپ سیشن ہی تھا, بس 15 منٹ ہو گئے ہیں, 8:15 ہو گئے ہیں ان کا. وہ اس پہ وہ کر لیں ٹیسٹ, اور 9 بجے تک یہ ان کا ختم ہو جائے گا. میرے خیال 40 کویشچنز ہیں یا 40 ہیں, کم ہے اس سے. سر 1 منٹ مجھے دیکھ لے رہے. یہ وارم اپ سیشن ہے, وہ بتا دوں گا ساتھ, اس پہ اسٹریس کرنا. بس آپ اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھیں. اگر رولز پڑھ کے بھی سمجھنا ہے تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جو نور کے بعد ہوتا ہے سبجیکٹ اس کو کنسیڈر کریں. رول نمبر 5 میں نے یہ رپیٹ کیا ہے کہ یہ جو ورڈز ہیں یہ نارملی جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کو کنسیڈر نہیں کرنا, کیونکہ ویسے بھی یہ ود ان کاماز آتے ہیں, یہ ایکسٹرا انفارمیشن ہوتی ہے, نان اسینشیل انفارمیشن ہوتی ہے. آپ اس کے باہر والا جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کو کنسیڈر کریں. اگر وہ سنگولر ہے تو سنگولر, اگر وہ پلورل ہے تو پلورل. وہ کمپریہنشن کے پیسج آنسرز بعد میں بتا دوں گا جی, ابھی فی الحال یہ کریں آپ.